कुलीन वर्ग की इस राजकुमारी की कमर पर एक लाल गुलाब का टैटू था। यह केवल सबसे अंतरंग क्षणों में ही खिलता था और उसे खिलते हुए देखने का सौभाग्य केवल चुनिंदा लोगों को ही मिलता था। उच्च वर्ग के पुरुष एक के बाद एक उसके पीछे पागल थे, लेकिन जब से उसने मुझे चुना, वह पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित हो गई। उसने कभी भी मुझे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का किस देना नहीं छोड़ा। हर कोई सोचता था कि वह मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, और मैं भी यही मानता था, जब तक वह दिन नहीं आया जब मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में गया और अचानक स्वानु की मेबैक कार को हिलते हुए देखा। कुछ ही पलों बाद वह पैसेंजर सीट से बाहर निकली। उसके कपड़े पूरी तरह बिखरे हुए थे। ठीक उसके पीछे उसका पुरुष असिस्टेंट भी अपनी पैंट ठीक करते हुए बाहर आया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फीली काल कोठरी में गिर गया हूं। हकीकत स्वीकार करने के बाद मैंने सिस्टम O7 को बुलाया। क्या तुम वाकई इस दुनिया से जाना चाहते हो? 28 जनवरी को मैंने मुख्य सिस्टम को अपने सामने अचानक प्रकट होते देखा। मैं थोड़ा सुन्न था। 3 साल पहले मैं सिस्टम O7 था और स्वान मिशन होस्ट थी। मैंने कदम दर कदम उसका साथ दिया था जब उसने युन चांग में खुद को स्थापित किया और अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। उसके लिए मैंने लगभग सब कुछ त्याग दिया था। जिस दिन स्वान ने अपना मिशन पूरा किया, उसने अपने सारे रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स त्याग दिए और मेरे लिए एक शरीर हासिल करने में लगा दिए ताकि मुझे अपने पास रख सके। मैं कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, उस व्यक्ति के साथ परिवार बना रहा हूं जिसे मैं प्यार करता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मुझे पता चलेगा कि सुहान ने मुझे धोखा दिया है। बॉस, मेरी एक आखिरी विनती है, मैंने मुख्य सिस्टम की ओर देखते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि स्वान खुद मेरी मौत का कारण बने। मैं चाहता हूं कि वह इसका पछतावा अपनी पूरी जिंदगी करे। खाली विला में ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। जैसा तुम चाहो, 7 दिन बाद मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाऊंगा। बातचीत खत्म होने के बाद मैंने खिड़की के बाहर नीली आतिशबाजी देखी। मेरी आंखें यादों से भर गईं। स्वान मेरी पहली होस्ट नहीं थी, लेकिन उसने मुझे सबसे ज्यादा दुखी किया। मुझे अभी भी हमारी पहली मुलाकात का दृश्य याद है। उस दिन लिटिल न्यू ईयर था। 18 साल की स्वान को उसकी सौतेली मां ने घर से बाहर निकाल दिया था। कड़ाके की ठंड में वह कचरे के डिब्बे के पास केवल एक पतली नाइटी में कांप रही थी। जब मैं अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुआ तो स्वान को लगा कि उसे मतिभ्रम हेल्यूसिनेशन हो रहा है। शायद उसी पल से मुझे उस पर दया आने लगी। इसलिए मैंने अपने पॉइंट्स से उसे एक डाउन जैकेट और मक्के सुअर की पसलियों का सूप खरीद कर दिया। वह उस जैकेट में दुबक कर गर्म सूप का प्याला पकड़े फूट फूट कर रोई थी और कसम खाई थी कि वह जीवन भर मेरा कर्ज चुकाएगी। और स्वान ने अपना वादा निभाया। जिस दिन मुझे शरीर मिला, वह इतनी उत्साहित थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। बस कांपते हुए मुझे गले लगा लिया। उस दिन मुझे अपना नाम मिला, जंग चेन। जिस रात स्वान ने मुझे प्रपोज किया, नीली आतिशबाजी ने पूरे युनचांग शहर को रोशन कर दिया था। हमारी शादी के दिन स्वान ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी और पूरी दुनिया के सामने घोषणा की कि वह मुझसे प्यार करती है। हम कभी बहुत खुश थे, हर किसी की ईर्ष्या का पात्र। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि महज 3 साल में स्वान का दिल बदल जाएगा। उसने बाहर एक प्रेमी रखा था और लिटिल न्यू ईयर के दिन उसने उसके लिए पूरे शहर में नीली आतिशबाजी की। वे नीली आतिशबाजी जो कभी केवल मेरी थी, अंततः किसी और को दे दी गईं। चूंकि अब यह प्यार अद्वितीय नहीं रहा, तो मुझे इसकी चाहत नहीं थी। मैं कभी किसी का दूसरा विकल्प नहीं रहा। मैंने अपना फोन खोला और स्क्रीन पर उस आदमी का भड़काऊ संदेश था, साथ में उसकी और स्वान की बिस्तर की एक फोटो। भाई जंग चेन, तुम्हें कैसा लगा जो आतिशबाजी मैंने स्वान के शरीर पर जलाई? फोटो में महिला का शरीर अस्पष्ट किस मार्ग से ढका हुआ था और वह उस आदमी के सहारे थी। दूर से यह बिल्कुल खिलती हुई आतिशबाजी जैसा लग रहा था। मैंने उस आदमी को पहले भी देखा था। उसका नाम सोंग जिंग नियन था, स्वान का पर्सनल असिस्टेंट। 3 महीने पहले जब मैं स्वान के लिए सूप देने गया था, मैंने उसे हंगामा करते देखा था जब वह स्वान से डांट खा रहा था। उसके कॉन्ट्रैक्ट हारने के बाद जिंग नियन सिर झुकाए असहाय खड़ा था। मुझे उस पर दया आई और मैंने स्वान को समझाने की कोशिश की। स्वान ने मुझे देखते ही अपना गुस्सा तुरंत रोक लिया और जिंग नियन से कहा, चूंकि जंग चेन तुम्हारी सिफारिश कर रहा है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूं। अगर इस बार काम ठीक से नहीं हुआ तो दफा हो जाना। लेकिन पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए और उसने न केवल उसे काम से नहीं निकाला, बल्कि
वह उसके बिस्तर तक पहुंच गई। आज लिटिल न्यू ईयर था। मैंने स्वान के पसंदीदा व्यंजनों से भरी पूरी मेज तैयार की थी। फिर भी वह किसी और पुरुष के साथ मौज मस्ती कर रही थी। बेबी हस्बैंड, आज रात कंपनी में कुछ काम आ गया है। मैं छुट्टी तुम्हारे साथ नहीं बिता पाऊंगी। मैंने मेज पर ठंडे पटेटे खाने को देखा और कड़वी हंसी हंस दी। मैं पूरी रात इंतजार करता रहा, केवल झूठ से भरे एक टेक्स्ट मैसेज के लिए। मैं अचानक थक गया था। इस दुनिया में स्वान के अलावा मैं किसी को नहीं जानता था। चूंकि उसका दिल बदल चुका था, अब मेरे रहने का कोई कारण नहीं था। इस दिन के बाद अब और कोई चाहत न रहे, हमारे बीच के सारे बंधन हमेशा के लिए टूट जाएं। मैं स्वान के स्टडी रूम में गया। इतने वर्षों में स्वान ने लगभग पूरा स्टडी रूम भर दिया था। वह कहती थी कि उसे डर है कि मैं कहीं गायब न हो जाऊं, इसलिए वह मेरे अस्तित्व का सबूत छोड़ना चाहती थी। मेरे द्वारा हाथ से बनाए गए छोटे तोहफों से लेकर मेरी पहनी हुई शर्ट तक स्वान ने सब कुछ संभाल कर रखा था। अलमारी के अंदर हमारी अनगिनत तस्वीरें थीं। स्वान को घर में बाहरी लोग पसंद नहीं थे, इसलिए उस विशाल विला में केवल मैं रहता था। आमतौर पर वहां अकेलापन महसूस होता था, लेकिन आज इसने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने सारे कपड़े, गहने और एक्सेसरीज पैक की और सफाई वाली महिला को दे दी। सर, क्या आप अब इनमें से कुछ नहीं चाहते? मैंने सिर हिलाया। कृपया इन्हें डिस्पोज कर दें। लेकिन सफाई वाली महिला ने सावधानी से कहा, सर, ये कपड़े अभी भी बहुत नए दिखते हैं। कुछ तो इस सीजन के लेटेस्ट स्टाइल के हैं। जब मुझे शरीर मिला था, स्वान उस छोटी बच्ची की तरह हो गई थी जिसे गुड़िया सजाना पसंद हो। उसका हर दिन का सबसे बड़ा आनंद मुझे तैयार करना था। उसने कसम खाई थी कि भविष्य में वह मेरे लिए एक कपड़ों का ब्रांड बनाएगी जो सिर्फ मेरे लिए होगा। सर, मैं हकीकत में वापस आया और सिर हिलाया। सारे कपड़े एक बोरी में भर दिए। इन्हें ले जाओ, मुझे अब इनमें से कुछ नहीं चाहिए। पति, तुम अब क्या नहीं चाहते? जैसे ही शब्द निकले, स्वान अपना हैंडबैग लेकर अंदर आई। मिस, सर, कुछ नहीं। मैंने हाथ हिलाया, सफाई वाली महिला को जाने का इशारा करते हुए। ये बस पुराने और बेकार सामान है। स्वान सफाई वाली के बगल से गुजरी और लाड प्यार से मेरी कमर से लिपट गई। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो फेंक दो, मैं तुम्हें बाद में नए खरीद दूंगी। मैंने उपहास करते हुए हंसा। हमारे लिए अब कोई बात नहीं है। पति, यह एक 18 मोतियों वाला ब्रेसलेट है जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। स्वान ने मेरे हाथ में ब्रेसलेट पहनाया। मैं व्यक्तिगत रूप से जिमी मंदिर गई थी ताकि बुद्ध का आशीर्वाद मिल सके। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा सुरक्षित और ठीक रहोगे। मुझे माफ करना, पति। मैंने वादा किया था कि हर छुट्टी तुम्हारे साथ बिताऊंगी, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने स्वान की ओर देखा। उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। मैंने अपना सिस्टम पैनल सक्रिय किया और अभी भी मेरे प्रति उसका अफेक्शन लेवल 100% दिखा रहा था। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या किसी का शरीर और भावनाएं वाकई अलग हो सकती हैं? मैंने कड़वी हंसी हंस दी। कोई काम इतना जरूरी नहीं है, अंदर चलो। स्वान मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई और अपने बैग से एक टेस्ट रिपोर्ट निकाली। उसे खजाने की तरह मेरे सामने पकड़ते हुए बोली, टडा! पति, मैं गर्भवती हूं। हमारे यहां बच्चा होने वाला है। उसने धीरे से अपने अभी भी सपाट पेट पर हाथ फेरा। वह मीठा मुस्कुराई। क्यों? क्या तुम हैरान हो? मैं टेस्ट रिपोर्ट को घूरता रहा। मेरा चेहरा पल भर में सफेद हो गया। मेरा यह शरीर बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकता था। स्वान के मेरी प्रतिक्रिया देखने से पहले उसका ध्यान कचरे के डिब्बे में रखे खाने पर चला गया। वह वहीं जम गई। पति, तुमने आज रात मक्के सूअर की पसलियों का सूप बनाया है। मैंने बहुत नमक डाल दिया था, इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। स्वान ने मेरे हाथों पर लगे घावों को देखा। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। तुम्हें मेरे लिए हर दिन यह सूप बनाने की जरूरत नहीं है। हर कोई इसे रोज पीकर थक जाएगा और तुम्हें घायल देखकर मुझे भी दुख होता है। हर कोई इससे थक जाएगा? मैंने अपनी आंखें झुका लीं, उनमें छिपे उपहास को छुपाते हुए। तो मेरे बारे में क्या? उसके पति? क्या इसलिए कि मैं हर दिन स्वान के पास रहता था, इसलिए वह भी मुझसे थक गई थी? पति, क्या हुआ? स्वान समझ नहीं पाई, लेकिन वे शब्द कहने के बाद मेरा मूड अचानक खराब हो गया। शायद मैं बस थोड़ा थक गया हूं। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। मैंने स्वान का हाथ झटक दिया और ऊपर बेडरूम की तरफ चला गया। इससे पहले कि मैं कमरे में प्रवेश कर पाता, मैंने स्वान के फोन से लगातार नोटिफिकेशन की आवाजें सुनी। स्वान रुक गई और मेरे पीछे और नहीं आई। फोन स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आया। भाई जंगचेन, बस एक फोन कॉल से मैं उसे छोड़ देने को कह सकता हूं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है?
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शांति से मैंने अपना फोन बंद कर दिया। देर नहीं हुई थी कि बेडरूम के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। स्वान दरवाजे के बाहर खड़ी थी और सावधानी से बोली, पति। फिर थोड़ी देर रुक कर बोली, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो स्वान ने अंदर आकर मुझे देखने की सोची, लेकिन तभी उसे अपने फोन से एक और नोटिफिकेशन सुनाई दिया और उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा प्रेमी उसे फिर से बुला रहा है। इसलिए वह मुड़ी और बाहर चली गई। धड़ाम! कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। कंपनी में जरूरी काम, एक और महान बहाना। स्वान अब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बेहतर बहाने बनाने की भी इच्छा नहीं रखती थी। मैंने सोचा, क्या यह केवल 10 साल की बात नहीं है? आखिर कौन वास्तव में किसके बिना नहीं रह सकता? एक बार जब मैं मुख्य सिस्टम स्पेस में वापस जाऊंगा तो मैं फिर से गोल्ड टियर सिस्टम 7 बन जाऊंगा। मैं नए होस्ट से मिलूंगा और एक नया जीवन शुरू करूंगा। लेकिन मेरा दिल इतना क्यों दर्द कर रहा था? मुझे अचानक बहुत ठंड महसूस हुई, जैसे मेरे दिल में कोई छेद हो गया हो। हवा अंदर आ रही थी। मैंने अपने पूरे शरीर को एक गेंद की तरह सिकोड़ लिया। फिर भी मैं कांपने से नहीं रुक सका। फोन स्क्रीन थोड़ी देर के लिए जल उठी और एक टेक्स्ट मैसेज दिखाई दिया, मैं जीत गया। एक याद में मुझे हमारी शादी का दिन याद आया, जब स्वान ने एक मेहमान को यह कहते सुना कि मैं एक प्रिटी बॉय उसके लायक नहीं हूं। उस दिन स्वान पहली बार अपना आपा खो बैठी थी। उसने न केवल उस व्यक्ति को मौके पर ही बाहर निकाल दिया, बल्कि बाद में धीरे धीरे उस आदमी की कंपनी भी नष्ट कर दी। तब से किसी ने मेरे बारे में एक बुरा शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जानता था कि मैं स्वान की बॉटम लाइन हूं, कोई ऐसा जिसे कोई और छू नहीं सकता। स्वान ने एक बार कहा था कि जब तक वह है मैं कभी नहीं हारूंगा। यहां तक कि मुझे भी विश्वास था कि हम सचमुच जीवन भर साथ रहेंगे। दुर्भाग्य से ईमानदारी पल भर में बदल सकती है। स्वान ने मेरी पीठ पीछे एक नया प्रेमी ढूंढ लिया था, जबकि मेरे सामने सब कुछ शांतिपूर्ण होने का नाटक कर रही थी। मेरी आंखों की ठंडक हड्डियों तक जम गई। सोंग जिंग नियन ने एक और वीडियो भेजा। स्वान खिड़की के सहारे उसके साथ थी। उसका चेहरा घबराहट में लाल था। क्या हमने अभी कल ही यह नहीं किया था? फिर से क्यों? अगर जंग चेन को पता चल गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सोंग जिंग नियन धीरे से हंसा। उसके हाथ नहीं रुक रहे थे। अगर उसे पता चल गया तो बस उससे तलाक ले लो। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी स्किल्स उसकी तुलना में 100 गुना बेहतर हैं? सुआन जम गई, फिर गुस्से में उसे धक्का दिया। तुम बिस्तर पर कही गई बातों पर भी यकीन करते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अपनी औकात में रहो। जंग चेन से तलाक लेने का कोई सवाल ही नहीं है। सोंग जिंग नियन की आंखों में आक्रोश की एक झलक दिखी, उसे खुश करने की कोशिश करते हुए। उसने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, गुस्सा मत हो। यह देखकर कि स्वान चुप रही, सोंग जिंग नियन, जिसने 18 मोतियों वाला ब्रेसलेट पहना था, ने हिचकिचाते हुए अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं। मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैं अब कभी तलाक की बात नहीं लाऊंगा, ठीक है? बस इस बार के लिए। स्वान ने उसे और नहीं नकारा। उसने अपनी पतली ठुड्डी उठाई, सोंग जिंग नियन के होठों को धीरे से उस पर गिरने दिया। वे दोनों पागलों की तरह जुनून में लिपटे हुए थे। मैंने खुद को यह पूरा तमाशा देखने के लिए मजबूर किया। भाई जंग चेन, क्या तुमने कभी रू को इतना आकर्षक दिखते हुए नहीं देखा? वह मुझे इतना पसंद करती है। क्या इसलिए कि तुम उसे संतुष्ट नहीं कर सकते? मेरे पास अभी और भी वीडियो हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें तुम्हारे साथ शेयर करूं? सोंग जिंग नियन के शब्द अहंकार से भरे थे। मैंने अपना फोन जोर से पकड़ा और गहरी सांस ली। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने खुद के दिल को धोखा नहीं दे सका। चाहे वह नीली आतिशबाजी हो या 18 मोतियों वाला ब्रेसलेट, इनमें से कोई भी अब विशेष रूप से मेरा नहीं था। मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या मुझे जो कुछ भी मिला था उसकी एक और समान प्रति किसी और पुरुष को दी गई थी। वह प्यार जिस पर मुझे कभी सबसे ज्यादा गर्व था, एक मजाक बन गया था। घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए और मुख्य सिस्टम की आवाज मेरे कान में गूंजी। काउंटडाउन 6 दिन। स्वान पूरी रात घर नहीं आई। सुबह का नाश्ता अकेले करने के बाद मुझे स्वान के सेक्रेटरी का फोन आया। वह सोंग जिंग नियन के साथ ही कंपनी में शामिल हुआ था। उसका नाम शिन था, एक बहुत ही सक्षम युवा आदमी। उसका काम टॉप नॉच था, लेकिन वह स्वान को खुश करने में जिंग नियन जैसा माहिर नहीं था, इसलिए उसे हमेशा छोटे मोटे काम सौंपे जाते थे। सर, बॉस ने जो आपके लिए कस्टम मेड सूट ऑर्डर किया था वह आ गया है। क्या आप विला में हैं? मैं इसे ले आता हूं ताकि आप पहनकर देख सकें। यह कस्टम मेड सूट स्वान ने 1 साल पहले ऑर्डर किया था। मुख्य विदेशी डिजाइनर
जस्टिन से तैयार कराया गया था। उत्पादन में ही 8 महीने लग गए और यह फैशन इवेंट से ठीक पहले पूरा हुआ था। एक बेतुका विचार मेरे मन में आया, क्या हो सकता है कि सोंग जिंग नियन के पास भी बिल्कुल ऐसा ही सूट हो? इस बिंदु पर मुझे नहीं पता था कि स्वान मेरे साथ अच्छा व्यवहार प्यार के कारण कर रही थी या सिर्फ आभार के कारण। सर, क्या आप अभी भी वहां हैं? मैं हकीकत में वापस आया। इसे ले आओ, मैं घर पर हूं। शिन बहुत जल्दी आ गया और कुशलता से मुझे कपड़े पहनने में मदद की। मैं फुल लेंथ आईने के सामने खड़ा हो गया, अपनी छवि की ध्यान से जांच की। परतदार नाजुक लेस ने एक रेट्रो और लग्जरी लालित्य दिया, जबकि कफ और कॉलर पर प्लीटेड पैटर्न और चीनी गांठ के बटन ने आधुनिक शैली का स्पर्श जोड़ा। लंबा केप हीरे के गहनों से जड़ा हुआ था, जिससे मैं और भी सुंदर और परिष्कृत दिखाई दे रहा था। शेन ने आश्चर्य से कहा, सर, आप वाकई इस कपड़े को पहनने के लिए ही पैदा हुए थे। अगर कोई और होता तो वह बिल्कुल भी इस पोशाक का आकर्षण नहीं ला पाता। कोई और? मैंने शिन की ओर देखा। आपका मतलब किसी विशेष व्यक्ति से है? शिन उलझन में लग रहा था। वह केवल संकेत देना चाहता था, लेकिन उसने मेरे इतने संवेदनशील होने की उम्मीद नहीं की थी। अगर स्वान को पता चलता कि वह मेरे सामने गपशप कर रहा है तो उसकी नौकरी निश्चित रूप से चली जाएगी। मैंने उसे मुश्किल में नहीं डाला। मैंने हाथ हिलाया और उसे जाने दिया। यह पोशाक वास्तव में सुंदर थी। यह मेरे अंतिम संस्कार के लिबास के रूप में इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। हालांकि जाने से पहले मुझे स्वान के लिए एक छोटा सा यादगार उपहार छोड़ना चाहिए था। मैंने अपनी सारी तस्वीरें एक धातु के बेसिन में डाल दी, गैसोलीन डाला और एक जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। लपटें ऊपर उठीं और तस्वीरें जल्दी से आग की चपेट में आ गईं, मुड़ गईं और काली पड़ गईं। अंत में वे राख बन गईं जो हवा के साथ बिखर गईं। झिलमिलाती आग मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जिससे मैं पीला और अकेला दिख रहा था। मैं चुपचाप आग को तस्वीरें निगलते देखता रहा, जैसे कि मैं उन यादों को भी जला देना चाहता हूं। चूंकि स्वान को डर था कि मैं गायब हो जाऊंगा, तो मैं इस दुनिया में अपने अस्तित्व का हर निशान मिटा दूंगा। काउंटडाउन 5 दिन। मैं अचानक ठंड से जाग गया। स्वान सिल्क की नाइटी पहने कंबल में फिसल आई और आदत के अनुसार मेरी बाहों में सिमट गई। पति, स्प्रिंग फेस्टिवल में केवल 5 दिन बचे हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, जैसा उसने कहा। स्वान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मेरे नाम का उपयोग करके एक कपड़ों का ब्रांड बनाया था। लॉन्च इवेंट नए साल की पूर्व संध्या पर 5 दिन बाद आयोजित किया जाना था। तब से यह ब्रांड केवल मेरे लिए कपड़े डिजाइन करेगा। उसने मुझसे बहुत पहले वादा किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह अब जाकर हकीकत बना था। स्वान अभी भी अपने विचारों में खोई हुई थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरा हाथ पहले ही उसकी हंसली कॉलर बोन पर उस अस्पष्ट किस मार्क को छू चुका था। यह क्या है? क्या? कॉलर बोन पर किस मार्क क्यों है? स्वान तुरंत जम गई। उसकी आंखों में डर चमक उठा। पति, मेरी बात सुनो। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग क्रैश हो गया हो, क्योंकि वह एक पल के लिए बहाना तक नहीं सोच पाई। स्वान सिर्फ यह सोच सकती थी कि मुझे पता है कि वह धोखा दे रही है और वह मुझे खोने वाली है। क्या यह मच्छर के काटने का निशान है? स्वान के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा लेने जैसा था। उसने बार बार अपनी वफादारी की घोषणा की। पति, तुम जानते हो, मैं केवल तुमसे प्यार करती हूं। वह और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर देखा कि मैंने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और सो गया था। मुझे खोने का वह एहसास, दिल को चीर देने वाला वह दर्द अभी भी स्वान को डरा रहा था। उसने चुपके से कसम खाई कि भविष्य में वह खुद को ऐसा नहीं करने देगी। हालांकि उसका शरीर धोखा दे चुका था, लेकिन उसके दिल में मैं अभी भी एकमात्र पति था जिसे वह मानती थी। नए साल के बाद वह सोंग जिंग नियन को विदेश भेज देगी। जब तक वह मानता है, उसे जीवन भर सहारा देने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि जबकि स्वान चीजें खत्म करना चाहती थीं, सोंग जिंग नियन उसे मिली दौलत और विलासिता को छोड़ने को तैयार नहीं था। अगली सुबह जल्दी स्वान ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया और फिर धीरे से मुझे जगाया। पति, खाने का समय हो गया है। मेज पर ताजा पकाया हुआ बाजरे का दलिया था, जिसकी सतह पर सुनहरे तेल की एक परत थी। कुछ नाजुक और स्वादिष्ट साइड डिश भी थीं, जो मेरी हमेशा की पसंदीदा थीं। स्वान ने सावधानी से मेरे लिए दलिये का एक कटोरा परोसा। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं, जैसे वह इस भोजन का उपयोग अपने दिल के अपराध बोध को मिटाने के लिए करना चाहती थी। मेरी आंखों में एक जटिल भावना की झलक आई। तुम आज कंपनी क्यों नहीं गई? स्वान धीरे से मुस्कुराई। स्प्रिंग फेस्टिवल आने ही वाला है।
मैं कोई क्रूर गुलाम मालिक नहीं हूं। आज से सबकी छुट्टी है। इसके अलावा पैसा कभी भी पूरा नहीं कमाया जा सकता। मेरे पति के साथ समय बिताना अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगी। तुम्हें पिछले कपड़े अब पसंद नहीं थे, इसलिए आज हम नाश्ते के बाद नए कपड़े खरीदेंगे। स्वान ने पहले ही एक स्कार्फ तैयार कर लिया था। और लेयर्स पहनो, तुम्हारा संविधान विशेष है। अगर बीमार पड़े तो परेशानी होगी। मैं बिना कुछ कहे स्वान की बातों को सुनता रहा। हम दोनों शादी के बाद के उन मीठे दिनों में वापस आ गए थे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि कुछ भी वापस नहीं हो सकता। स्वान मुझे अपनी कंपनी के तहत एक मॉल में ले गई और सेल्स असिस्टेंट्स से कहा कि वे सारे नए आगमन बाहर निकालें। इतनी जरूरत नहीं है, मैंने उसे रोक दिया। बस आउटफिट्स चुनने में मेरी मदद करो और 5 दिनों में मैं चला जाऊंगा। चाहे कितने भी हों, मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे यह कहते सुनकर सुआन को रुचि हुई और उसने कुछ कपड़े चुने जो उसे पसंद आए कि मैं ट्राई करूं। फिटिंग रूम के बाहर सेल्स असिस्टेंट्स ने उत्साह से चर्चा की। मिस्टर जंग बहुत लकी हैं। यह सचमुच किसी रोमांस उपन्यास जैसा है। वह महिला उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। ये तो छोड़िए, वह युन चांग में सबसे अमीर व्यक्ति है। अमीर और अपने पति के प्रति समर्पित भी। मैं कभी मिस्टर जंग जितनी लकी कब होंगी। बाहर इंतजार करते हुए स्वान ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ी। झिंग नियन उसके पास से गुजरा और कुशलता से एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर हुक कर लिया। उसकी नजर सुझाव से भरी थी। उनके गुप्त मामलों के रोमांच ने स्वान के एड्रेनालाइन को बढ़ा दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। पति, मैं एक पल के लिए वॉशरूम जा रही हूं। जब मैं फिटिंग रूम से बाहर आया, स्वान पहले ही कहीं नहीं थी। स्वान को जल्दी से आते देख सोंग जिंग नियन ने एक अहंकारी मुस्कान दिखाई। वॉशरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और तंग जगह के अंदर भावुक चुंबन की आवाज गूंजने लगी। झिंग नियन, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई हमें यहां ऐसा करते हुए देख लेगा? आराम करो, मैंने पहले ही बाहर सफाई का साइन लगा दिया है। इसके अलावा क्या यह और भी रोमांचक नहीं होगा अगर कोई हमें देख ले? स्वान पूरी तरह से इसमें डूबी हुई थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वॉशरूम के प्रवेश द्वार पर मैं खड़ा था। चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ और जमा हुआ। पता नहीं कितना समय बीत गया इससे पहले कि स्वान आखिरकार बाहर निकली। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और सोंग जिंग नियन उसे सहारा दे रहा था। उम्मीद है कि इस बार तुम संतुष्ट हो। देखते हैं अगर तुम अगली बार फिर हिम्मत करो। आह भाई जंगचेन, तुम यहां क्यों हो? मैं स्वान को घूरता रहा। उसकी घबराई हुई नजर में जांच की एक झलक भी थी। पति, तुम यहां कब से हो? एक लंबी चुप्पी के बाद, इतनी लंबी कि स्वान टूटने की कगार पर थी, उसने आखिरकार मुझे अनमने ढंग से कहते सुना, मैं बस अभी आया हूं। सोंग जिंग नियन ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। मैंने देखा कि प्रेसिडेंट सु को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें सहारा देने आया। क्यों? हां, मेरा टखना मुड़ गया। जिंग ने इसे देख लिया, इसलिए वह मदद करने आया। स्वान ने जल्दी से बहाने बनाए। फिर भी उसने झिंग नियन द्वारा जानबूझकर गर्दन पर लाल निशानों को दिखाने के लिए अपना सिर झुकाने पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानता था कि वह जानबूझकर मुझे उकसा रहा था। उनके बगल में अभी भी यह सफाई जारी है का साइन था और मैंने स्वान से नहीं पूछा कि सोंग जिंग नियन कैसे। महिला वॉशरूम में उसे टखना मुड़ते देख सका। कितना अनाड़ी झूठ। स्वान, वह बस इस तथ्य पर निर्भर थी कि मुझे उस पर कभी संदेह नहीं हुआ। स्वान ने पास के सेल्स असिस्टेंट्स में से एक को हाथ हिलाया। असिस्टेंट को अस्पताल ले जाओ, मैं अपने पति के साथ घर जा रही हूं। यह कहने के बाद उसने तुरंत खुद और सोंग जिंग नियन के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच ली। उसने सेल्स असिस्टेंट्स की ओर से अर्थपूर्ण लुक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सोंग जिंग नियन के रोकने के प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया। स्वान सावधानी से मेरे सहारे हो गई जब हम निकले। पति, नए साल के बाद चलो हार्बिन चलते हैं। मैंने सुना है कि यह जगह जमी हुई गुलाबों से भरी है। यह रोमांटिक और शानदार है। चलो कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती करते हैं और इसे छुट्टी के रूप में लेते हैं। मैंने इस पर विचार किया है और मुझे एहसास हुआ कि मैंने पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया है। बच्चे के जन्म के बाद हम हर साल कहीं ना कहीं यात्रा करेंगे। अगर कंपनी मेरे बिना काम नहीं कर सकती तो मैंने उन कर्मचारियों को पालने में कुछ नहीं किया। शायद इसलिए कि उसने एक बार कठिनाइयों का जीवन जिया था। स्वान अपने पुराने जीवन में लौटने से बहुत डरती थी। आमतौर पर वह इतनी बड़ी वर्कहोलिक थी कि उसके कर्मचारी भी लगातार शिकायत करते थे। इन सभी वर्षों में यह पहली बार था जब उसने छुट्टी लेने का सुझाव दिया था। तब
हमारा हनीमून भी कंपनी के अंदर ही बिताया गया था। मैंने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया ताकि उनमें मौजूद उपहास को छुपा सकूं। मैं कभी उन जमी हुई गुलाबों को नहीं देखूंगा और हमारे लिए कोई भविष्य नहीं बचा था। मैं आधी रात को अचानक जाग गया, केवल यह पता लगाने के लिए कि बिस्तर की दूसरी तरफ पहले ही ठंडी हो चुकी थी। बेडरूम के बाहर से धीमी आवाजें आईं। नंगे पैर मैं बिस्तर से बाहर निकला और बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खोला ताकि नीचे देख सकूं। स्वान सोफे पर उदास भाव के साथ बैठी थी, जबकि उसके सामने की कॉफी टेबल खाली बोतलों से भरी थी। मेरे कोण से मैं स्पष्ट रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर जिंग नियन का नाजुक चेहरा देख सकता था। जंग चेन को हाल ही में संदेह होने लगा है। मुझसे संपर्क मत करो जब तक कि जरूरी ना हो। सोंग जिंग नियन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी कहा, रू, मैंने तारीखों की गणना की है। यह बच्चा मेरा है। उस दिन तुम नशे में थी और हमने सुरक्षा का उपयोग नहीं किया था। स्वान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे अब याद आ गया। उस रात कॉन्ट्रैक्ट चर्चा खत्म होने के बाद आधी रात बीत चुकी थी। मेरी नींद खराब होने के डर से वह सोंग जिंग नियन के साथ घर चली गई। अप्रत्याशित रूप से उसके पास वहां काफी दिलचस्प चीजें थीं, जिसने उसकी रुचि जगा दी। उन दोनों ने थोड़ा ज्यादा ही मस्ती की और बाद में वह गोली लेना भी भूल गई। स्वान ने शराब का एक और उदास घूंट लिया। ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? ये उस एक बार ही क्यों हुआ? तुम अब गर्भवती हो, कम पीना, सोंग जिंग नियन ने कहा। स्वान की नजर गहरी हो गई। उसके स्वर में एक अंतर्निहित धमकी थी। यह बच्चा केवल जंग चेन का हो सकता है। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके सामने कुछ भी उजागर करने की हिम्मत की तो मुझे कोई दया न दिखाने का दोष मत देना। यह कहने के बाद स्वान ने एक घूंट में शराब का आखिरी गिलास खत्म किया और लैपटॉप बंद कर दिया। बेडरूम की लाइट जल उठी। लिविंग रूम में जो पूरी तरह काला होना चाहिए था, वहां रोशनी फैल गई। स्वान ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। पति, मैंने एक हल्की हम्म के साथ उत्तर दिया। स्वान थोड़ा बेचैन महसूस करने लगी। उसे नहीं पता था कि मैं कब से जागा हुआ हूं या मैंने कितना सुना है। वह थोड़ी घबराई हुई थी। ये दुर्घटनाएं हाल ही में क्यों होती रहती हैं? स्वान ने गहरी सांस ली और सावधानी से मेरी ओर बढ़ी। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मेरी नजर में एक अवर्णनीय भावना थी। स्वान वास्तव में मेरे बारे में चिंतित नहीं थी। वह सिर्फ यह जांचना चाहती थी कि क्या मैंने उसके अफेयर का पता लगा लिया है। स्वान, क्या तुम सोंग जिंग नियन के साथ चैट कर रही थी? स्वान का दिल धड़क उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना सीधे पूछूंगा। वह एक पल के लिए जम गई, फिर धीरे से मुस्कुराई, मेरे हाथ को हिलाने के लिए पहुंची। हां, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया था। वही बहाना फिर से। मैं हल्का मुस्कुराया। मुस्कान में कड़वाहट और राहत की झलक थी। आगे बढ़ो। स्वान हालांकि अपनी जगह जम गई। वह केवल एक बहाना था जिसे उसने अचानक बनाया था। वह पागल होगी जो आधी रात को वास्तव में कंपनी जाएगी। कल जाने के लिए अभी भी समय होगा। स्वान मुझे बिस्तर की ओर खींच ले गई। एक अजीब भावना पहले ही पैदा हो चुकी थी। वह मेरी गोद में बैठ गई। उसकी उंगलियां लालच के संकेत के साथ मेरी छाती पर घूमने लगीं। चूंकि मेरे पति आधी रात को नहीं सो रहे हैं, तो चलो कुछ रोमांचक करते हैं। स्वान ने मेरे होंठों को चूमने की कोशिश की, लेकिन मैं मुड़ गया। उसका चुंबन केवल मेरे मुंह के कोने को छू गया और मेरे गाल पर लगा। मैंने ठंडे स्वर में एक ही शब्द कहा, गंदी। स्वान का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना है। वह बस मुझे पीले चेहरे के साथ घूर सकती थी। विश्वास करने में असमर्थ थी। पति, तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम गंदी हो। स्वान मुझे देखती रही। महसूस किया कि कुछ गलत है। लिटिल न्यू ईयर के बाद से मैं उसके प्रति विशेष रूप से ठंडा हो गया था और अब मैं उसे छूना भी नहीं चाहता था। अवचेतन रूप से स्वान ने अपना बचाव किया। मैं बिस्तर पर जाने से पहले नहाई थी। पति, मुझे सूंघो। मैंने तुम्हारा पसंदीदा ऑस्मेंस बॉडी वॉश इस्तेमाल किया है। मैंने अपना सिर घुमा लिया। तुम शराब की तरह महकती हो। यह घिनौना है। यह सुनकर स्वान इसके बजाय आराम से हो गई। उसने मेरे चेहरे पर एक चुंबन चुराया और धीरे से फुसफुसाई, पति, गुस्सा मत करो। मैं अगली बार घर पर शराब नहीं पीऊंगी। जैसे वह बोली, वह बिस्तर से उतर गई और तरोताजा होने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वह वापस आई तो उसने पजामे का एक अलग सेट भी पहन लिया था। मैंने उसका इंतजार नहीं किया और बस अपने आप सो गया। काउंटडाउन 4 दिन। जैसे जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल करीब आया, सड़कें हर जगह लालटेन और सजावट के साथ और अधिक जीवंत हो गईं। अचानक एक सनक पर
सुआन मुझे एक नए निवेशित स्की रिजॉर्ट के रिबन काटने के समारोह में ले गई। गोल मटोल मैनेजर ने हमें देखा और दूर से ही जल्दी जल्दी आया। प्रेसिडेंट्स और मिस्टर जंग हमारे स्की रिजॉर्ट में आए हैं, वास्तव में हमारे विनम्र स्थान का सम्मान करते हैं। उसके पीछे खड़ा लड़का अपने पिता को असहाय रूप से देखता रहा। हम एक स्की रिजॉर्ट चलाते हैं, वह भी एक आउटडोर स्की रिजॉर्ट। आप विनम्र स्थान के बारे में क्या बात कर रहे हैं? अरे तुम नटखट! स्वान धीरे से हंसी। सब ठीक है पुराने लियो, जंग चेन और मैं बस चारों ओर देखने आए हैं। तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर चली गई। पुराने लियो ने पास के स्टाफ को हमारा अनुसरण करने का इशारा किया, फिर हमारी पीठ को देखते हुए आह भरी। कितना सुंदर जोड़ा है ना? पापा, प्रेसिडेंट सू उतनी ठंडे दिल की नहीं लगती जितनी आपने कही थी, लड़के ने प्रशंसा से भरे स्वर में कहा। वह बहुत कोमल दिखती है। वह बिल्कुल उसी तरह की परिपक्व सुंदरता है जिसे मैं पसंद करता हूं। उसके पिता ने तुरंत उसे डांटा। बेटा, तुम कभी भी उसके जैसी महिला को पसंद नहीं कर सकते। पुराने लियो ने अपना हाथ हिलाया और विपरीत दिशा में चल दिए। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वह शी डेविल कितनी क्रूर है। केवल जब मिस्टर जंग उसके बगल में होते हैं तो वह थोड़ा नाटक करने को तैयार होती है। मिस्टर जंग वह श्रृंखला है जो उसे नियंत्रित रखती है, उसका संयम और उसकी कमजोरी। क्या यह वाकई इतना अतिरंजित है? बेशक, पुराने लियो ने रहस्यमय तरीके से कहा। हालांकि सबसे समर्पित व्यक्ति भी प्रलोभन का विरोध करने में विफल हो सकता है। मैंने स्की रिजॉर्ट में भीड़ को देखा। उनके चेहरे उत्साह और जिज्ञासा से भरे थे। मेरे बगल में स्वान ने सावधानी से मेरा स्कार्फ ठीक किया। उसकी आंखें एक मुस्कान के साथ चमक रही थीं। क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? मैं थोड़ा प्रलोभित महसूस हुआ। जब से मुझे चेतना मिली, मैं केवल सिस्टम 7 रहा था और कभी सचमुच मेरे पास शरीर नहीं था। मैंने स्कीइंग की भी कभी कोशिश नहीं की थी। पास में एक चौकस स्टाफ सदस्य ने पहले ही सुरक्षात्मक गियर ला दिया था और मुझे पहनने में मदद करने के लिए घुटने टेकने वाला था। जब स्वान पहले ही एक घुटने पर बैठ गई थी और कुशलता से मेरे ऊपर नी पैड और गार्ड बांध दिए थे। हर हरकत कोमल और सावधान थी, जैसे उसे मुझे चोट पहुंचाने का डर हो। क्या यह बहुत तंग है? अगर यह असहज महसूस हो तो मुझे बताओ, उसने धीरे से पूछा। सचमुच एक कोमल और समर्पित पत्नी की तरह दिख रही थी। स्टाफ सदस्य गुप्त रूप से सोचने में मदद नहीं कर सका। निश्चित रूप से, चाहे एक महिला कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिसे वह वास्तव में प्यार करती है, तो वह कोमलता में पिघल जाएगी। प्रेसिडेंट सू इसमें वास्तव में कुशल है। प्रेसिडेंट सू मिस्टर जंग को अक्सर स्कीइंग पर ले आती होगी, है ना? उसने केवल थोड़ा खुश करने का मतलब रखा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक वाक्य स्वान और मेरी दोनों की अभिव्यक्तियों को तुरंत बदल देगा। यह वास्तव में मेरी पहली बार स्कीइंग थी। स्वान पहले किसे यहां लाई थी, यह स्पष्ट था। प्रेसिडेंट सू, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने सिर हिलाया और स्टाफ सदस्य से कहा, कृपया मुझे एक कोच खोजने में मदद करें। एक पुरुष कोच। साइड से स्वान ने तुरंत कहा, एक पुरुष कोच? अगर वह महिला होती तो मुझे ईर्ष्या होती। उसने इसे बिना किसी संयम के जोर से कहा, जिससे स्टाफ सदस्य काफी असहाय हो गया। वह केवल सिर हिला सका और फिर किसी को खोजने के लिए जल्दी से चला गया। अवचेतन रूप से वह पहले के अजीब माहौल के बारे में भूल गया। अरे शियाओ जंग, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? स्टाफ सदस्य शियाओ जंग मुड़ा और आनंदपूर्वक सोंग जिंग नियन को देखा। भाई सोंग, आप यहां क्यों हैं? फिर उसने अपना माथा पीटा। मेरी याददाश्त को देखो, आज रिबन काटने का समारोह है। भाई सोंग, दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में, बेशक आप यहां होंगे। सोंग जिंग नियन ने एक अस्पष्ट मुस्कान दी। रू ने आपको क्या करने के लिए कहा? प्रेसिडेंट सू ने मुझे पहले एक पुरुष कोच खोजने के लिए कहा। एक पुरुष कोच? सोंग जिंग नियन ने अपने होंठ सिकोड़े। अब और खोजने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। शियाओ जंग ने अपना सिर खुजलाया, परेशान लग रहा था। हालांकि सोंग जिंग नियन अनुभवी था, वह अधिक से अधिक बस एक शौकिया उत्साही था, न कि पेशेवर एस्की प्रशिक्षक। अगर उसने मिस्टर जंग को सिखाया तो क्या सचमुच कुछ नहीं होगा? लेकिन सोंग जिंग नियन का स्पष्ट रूप से उसकी राय पूछने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने दस्ताने पहने और स्वान और मेरी ओर चल दिया। हाय प्रेसिडेंट सू, भाई जंग चेन। सोंग जिंग नियन को अचानक हमारे सामने आते देख स्वान ने भौहें सिकोड़ी। तुम यहां क्यों हो?
सोंग जिंग नियन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे उससे निकलने वाली चेतावनी का एहसास ही ना हो। दिखावा करने के संकेत के साथ उसने कहा, प्रेसिडेंट सु, क्या आप भूल गईं कि यह स्की रिजॉर्ट वास्तव में मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ से जन्मदिन का तोहफा था? उसे ऐसा कहते सुनकर सुआन को आखिरकार याद आया कि यह वास्तव में कुछ ऐसा लग रहा था जो उसने झिंगनियन को दिया था। उसने इसे पूरी तरह से वित्त पोषित किया था, जबकि पुराने लियू प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार थे। वह बस चीजों को बहुत अधिक विशिष्ट नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि सोंग जिंगनियन स्की रिजॉर्ट का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। मैंने सुना है कि भाई जंगचेन एक कोच की तलाश में थे, इसलिए मैं खुद की सिफारिश करने आया। सुआन की चेतावनी भरी नजर को अनदेखा करते हुए सोंग जिंगनियन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने एक मुस्कान में अपने होंठ सिकोड़े। भाई जंगचेन, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? बहुत ज्यादा नहीं। पति? हमें उसे तुम्हें सिखाने देने की जरूरत नहीं है। न केवल सोंग जिंगनियन का कौशल स्तर औसत था, बल्कि स्वान के लिए हम दोनों को अकेले रहने देने में सहज महसूस करने का कोई तरीका नहीं था। अगर उसने कुछ ऐसा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, तो वह और मैं सचमुच लड़ पड़ते। फिर भी इससे पहले कि वह मुझे मनाना जारी रखती, मैंने पहले ही सहमति दे दी थी। ठीक है मिस्टर सोंग, तो आप मुझे सिखा सकते हैं। पति, क्या गलत है? मैंने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा, लेकिन स्वान के पास खुद को समझाने का कोई तरीका नहीं था। क्या वह वास्तव में कह सकती थी कि उसे डर है कि पति और मालकिन एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे? वह नहीं कह सकती थी, इसीलिए सुआन केवल लाचारी से देख सकती थी, क्योंकि सोंग जिंगनियन मुझे शुरुआती इसकी ढलान पर ले गया, एक दिशा में जहां सुआन हमें नहीं देख सकती थी। सोंग जिंगनियन धीरे से बोला, भाई जंगचेन, अंदाजा लगाओ कि सुआन और मैं कितने समय से साथ हैं? 3 महीने? 1 साल? नहीं। जैसे सोंग जिंगनियन ने मुझे स्की पर आगे मार्गदर्शन किया, उसने लापरवाही से अपने होंठ सिकोड़े और कहा, हम 2 साल से साथ हैं। मुझे अचानक अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वे 2 साल से साथ थे, फिर भी सुआन और मैं केवल 3 साल से विवाहित थे, जिसका अर्थ था कि मेरी पीठ के पीछे सुआन पूरे साल सोंग जिंगनियन के साथ थी। पहली बार जब आप मुझसे 3 महीने पहले मिले थे, मैंने केवल उसके बिजनेस सौदों में से एक को तोड़फोड़ की थी, क्योंकि मैं इस बात से उपेक्षित महसूस कर रहा था कि वह काम में कितनी व्यस्त थी। रू उस समय वास्तव में थोड़ी परेशान थी, लेकिन उस रात बिस्तर पर उसे खुश करने के बाद उसने इसकी परवाह करना बंद कर दिया। आपने गंभीरता से नहीं सोचा था कि रू और मैं केवल थोड़े समय के लिए एक दूसरे को जानते हैं। क्या आपने? शायद बर्फ का अंतहीन विस्तार बहुत अंधा करने वाला था, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि उसकी गर्म आंसुओं की धाराएं मेरे गालों पर गिर रही हैं। फिर भी एक पल में हवा ने उन्हें ठंडा कर दिया, उन्हें मेरे चेहरे पर जमा दिया, चुभन और खुजली दोनों एक साथ। भाई जंगचेन, अंदाजा लगाओ कि मुझे अपनी आखिरी अस्पताल जांच के दौरान क्या पता चला। आप वास्तव में बांझपन से पीड़ित हैं। यह हम पुरुषों के लिए वास्तव में अपमानजनक है। जब आपको पता चला कि रू गर्भवती है, तो आप बहुत खुश हुए होंगे, है ना? सोंग जिंगनियन बुरी तरह मुस्कुराया। आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना, कि बच्चा आपका है ही नहीं। आप बेवकूफ, आपको धोखा दिया गया है और अभी भी पता नहीं है। 3 साल तक आप कभी रू को गर्भवती नहीं कर सके, लेकिन मैंने सिर्फ एक प्रयास में सफलता प्राप्त की। अगर वह आपको बेकार नहीं बनाता है तो क्या करता है? मैं अपनी जगह रुक गया। यह तुम्हारे और स्वान के बीच की बात है, मैं इसे नहीं सुनना चाहता। ओह, लेकिन आपको सुनना होगा। सोंग जिंगनियन ने अपना सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि रू ने आपके बारे में क्या कहा? उसने कहा कि आप हमेशा वही पोजीशन बार बार इस्तेमाल करते हैं। 3 वर्षों में उसने कभी वास्तव में आनंद नहीं लिया। वह चाहती थी कि आप हर बार जल्दी खत्म करें। हमारे विपरीत, हमने इसे लिविंग रूम में, ऑफिस फ्लोर के सामने, 2 सीलिंग विंडो के सामने, सब जगह किया है। उसने यह भी कहा कि अगर कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए नहीं होता तो वह कभी शादी नहीं करती। मेरे पास यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि उसने जो कहा उसमें से कितना सच था या कितना झूठ। मैं बस अंतहीन बर्फीले मैदान को घूरता रहा। बहुत समय हो गया है, मैंने खुद से फुसफुसाया। तुम मुझे अभी जाने क्यों नहीं दे सकते? 7 दिन? मैं वास्तव में अब और नहीं रह सकता। मैंने पहले कभी 7 दिनों को इतना अंतहीन रूप से फैला हुआ महसूस नहीं किया था। स्वान ने बार बार मुझे निराश किया था। मैं वास्तव में अब और इंतजार नहीं कर सकता था। तुमने क्या कहा? सोंग जिंगनियन ने भौहें सिकोड़ी, यह सुनने की कोशिश करते हुए कि मैं क्या कह रहा था, जब अचानक उसने अपना संतुलन खो दिया और मुझे अपने साथ नीचे खींच लिया।
जंग चेन। मुझे लगा जैसे दुनिया घूम रही है। मुझे नहीं पता था कि हम बर्फ पर कितनी बार लुढ़के या रास्ते में हमने कितने लोगों को टक्कर मारी। इससे पहले कि हम आखिरकार रुके, दर्द एक साथ मुझे हिट किया। मैं अपनी बाईं भुजा को पकड़ने और दर्द में चिल्लाने से नहीं रुक सका। जंग चेन। स्वान लड़खड़ाती हुई और रेंगती हुई मेरी तरफ आई। फिर भी वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकी। जंग चेन, कहाँ दर्द हो रहा है? हम अस्पताल जा रहे हैं, डरो मत, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं ठीक हूं। मैं मुश्किल से बैठ पाया और स्वान के सहारे हो गया। मेरी बांह ऐसी लग रही है जैसे प्रेसिडेंट सू, ये सोंगजिंग नियन ने बगल से दयनीय रूप से चिल्लाया। उसके नीचे की बर्फ पहले ही खून से सन चुकी थी। मेरी टांग ऐसा लग रहा है कि कट गई है, बहुत दर्द हो रहा है। स्वान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी टांग स्की पोल से छिद गई थी। मेरे पीले चेहरे को देखकर, फिर सोंगजिंग नियन को मदद के लिए गिड़गिड़ाते देख, स्वान जान गई कि अभी सबसे अच्छा विकल्प मुझे अस्पताल भेजना है और सोंगजिंग नियन को दूसरों पर छोड़ना है। पति! आह! उसने फिर से वही हिचकिचाहट वाला स्वर इस्तेमाल किया। अतीत में जब भी मैं उसे इस तरह परेशान देखता था, मैं हमेशा उसकी मदद करने की पहल करता था। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। मैं केवल उसे चुपचाप देखता रहा। स्वान ने मेरी निराशा से भरी आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल धीरे से कहा, सोंगजिंग नियन मेरा कर्मचारी है और उसकी चोटें अधिक गंभीर हैं। मैं उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तो मेरे बारे में क्या? मैंने उसे देखा और धीरे से पूछा, बेबी, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? पति, क्या तुम ठीक नहीं हो? अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो कंपनी की छवि को नुकसान होगा। मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। स्वान खुद के लिए बहाने ढेर करती रही, जैसे कि वह मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो, फिर भी खुद को भी समझाने की कोशिश कर रही हो। अंत में वह खड़ी हो गई और पीछे मुड़कर देखे बिना कराहते हुए सोंग जिंगनियन को ले जाने का निर्देश दिया। उसने मुझे कहीं सुरक्षित रखने के लिए स्थानांतरित करना भी याद नहीं रखा। मैंने कड़वी हंसी हंस दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। शियाओ जंग स्वान के बगल से गुजरा। उन दोनों के प्रति उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण लुक था। वह मेरे पास आया और सम्मानपूर्वक कहा, भाई जंगचेन, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। उसे संबोधित करने का उसका तरीका बदल गया। उसने मुझे अब मिस्टर जंग नहीं कहा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, या शायद यह कहना अधिक सटीक था कि मैंने अब परवाह नहीं की। काउंटडाउन 3 दिन। उस दिन स्वानसोंग जिंग नियन के साथ रही, जिसकी पिंडली घायल हो गई थी, जबकि शियाओ जंग मेरे साथ रहा क्योंकि मैंने अपनी फ्रैक्चर्ड बांह का इलाज कराया। नए साल के लिए अभी भी 3 दिन बाकी थे और बच्चों ने पहले ही छुट्टी के आगमन का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। नीचे वे स्पार्कलर, जेलीफिश आतिशबाजी और स्काई रॉकेट जला रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ शोर किया, लेकिन यह बहुत तेज नहीं था। ऐसे उत्सव के दिन किसी के पास उन्हें डांटने का दिल नहीं था, इसलिए सभी मरीजों ने चुपचाप इसे सहन करना चुना। आखिरकार जो जीवन शक्ति और आशा बच्चे लाए थे, उसने उन्हें बीमारी के खिलाफ लड़ने का साहस भी दिया। उस रात मैं बच्चों की हंसी की आवाज के साथ सो गया। अगली सुबह जल्दी शियाओ जंग हवा और बर्फ के माध्यम से अस्पताल के कमरे में चला गया। भाई जंगचेन, मैं बहुत देर से पहुंचा। उनके पास सिर्फ पोर्क बन बचे थे। बस काम चला लो, आपको ठीक होने के लिए अधिक खाने की जरूरत है। शियाओ जंग, तुम्हें काम पर जाना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर शियाओ जंग मुस्कुराया, अपने प्यारे छोटे टाइगर दांतों को दिखाते हुए। भाई जंगचेन, हमारी बॉस ने मुझे आपका बहुत ख्याल रखने के लिए कहा। उसने कहा कि वह मुझे 3 गुना वेतन देगी। यह वास्तव में काम करने से कहीं अधिक आसान है। यह अच्छी बात है। मैंने बन लिया और धीरे से काट लिया। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे खराब मूड के कारण था या पोर्क फीलिंग के कारण, लेकिन एक बार जब यह ठंडा हो गया तो इसे निगलना विशेष रूप से कठिन हो गया। किसी भी मामले में मैं दूसरा निवाला नहीं ले सका। भाई जंगचेन, खाते रहो, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। मैं वीआईपी अस्पताल के कमरे में नहीं रह रहा था, इसीलिए अंदर कोई निजी बाथरूम नहीं था। जब शियाओ जंग वॉशरूम गया तो मैंने चुपचाप अपनी डिस्चार्ज प्रक्रिया संभाल ली। प्रेसिडेंट लियू सुबह जल्दी चापलूसी करने के लिए पहुंचे थे, केवल एक खाली कमरा पाने के लिए। जब तक प्रेसिडेंट लियू और शियाओ जंग वार्ड के अंदर भ्रम में एक दूसरे को घूर रहे थे, मैं पहले ही विला लौट चुका था। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। मुझे अपने सामान के सभी निशान साफ करने थे। मैं हमेशा जानता था कि स्वान के पास एक तिजोरी है जहां वह केवल हम दोनों की यादें सुरक्षित रखती थीं।
हर एक को सावधानी पूर्वक संरक्षित करती थी। मैंने एक बार मजाक में कहा था कि अगर एक दिन स्वान ने हमारे प्यार को धोखा दिया तो मैं अंदर की हर चीज नष्ट कर दूंगा और उसे अपनी बाकी जिंदगी पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। उस समय मैंने उन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि स्वान प्यार से बाहर हो जाएगी। फिर भी किसी तरह मेरे शब्द हकीकत बन गए। तब स्वान मेरी बाहों में सिमटी हुई थी और स्वर्ग की कसम खाई थी कि मेरे लिए उसका प्यार उतना ही सच है जितना कि सूरज और चांद। उसने कहा था कि वह मुझसे तब तक प्यार करेगी जब तक समुद्र सूख न जाए और चट्टानें समय के अंत तक ढह न जाएं। निश्चित रूप से वादे केवल मायने रखते हैं जब लोग प्यार में होते हैं। मैंने एक कड़वी हंसी हंस दी और वह तारीख दर्ज की जब हम पहली बार मिले थे। 200 हालांकि तिजोरी ने अचानक तेज अलार्म की आवाजें निकाली, यह संकेत देते हुए कि पासवर्ड गलत था। इस बार मैं दंग रह गया। पासवर्ड हम दोनों ने साथ में सेट किया था, यह गलत कैसे हो सकता है? बहुत जल्दी मुझे 2 साल पहले की एक तारीख याद आ गई जब मैंने स्वान को चोरी छिपे तिजोरी के साथ छेड़छाड़ करते देखा था। मेरे पता चलने के बाद उसने केवल बहाने बनाए, यह कहते हुए कि उसने अंदर कुछ और खजाने जोड़े हैं। तब मैं अभी भी उस सुंदर प्रेम कहानी में जी रहा था जिसे उसने गढ़ा था। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा था। मैंने कड़वी हंसी हंस दी और हर वह पासवर्ड आजमाया जो मुझे याद था। मैंने सोंग जिंग नियन का जन्मदिन भी डाला, लेकिन हर प्रयास अभी भी गलत था। अलार्म पूरे कमरे में बजने लगा था। सौभाग्य से अंदर कुछ भी विशेष रूप से मूल्यवान नहीं था, इसलिए यह पुलिस से नहीं जुड़ा था। अन्यथा मुझे पता भी नहीं होता कि पुलिस अधिकारियों को कैसे समझाऊं कि मैं अपने ही घर में तिजोरी को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था। मैंने और क्या नजरअंदाज किया हो सकता है? 7 मुख्य सिस्टम के अचानक प्रकट होने से मैं चौंक गया। अवचेतन रूप से मैंने जवाब दिया, मैं ओडी 707 आजमाऊंगा। मैं एक पल के लिए जम गया, फिर आज्ञाकारी रूप से O7 दर्ज किया। मुझे आश्चर्य हुआ, तिजोरी का दरवाजा तुरंत खुल गया। मेरी भावनाएं जटिल हो गईं। स्वान ने मुझे धोखा दिया था और अपराधबोध में तिजोरी का पासवर्ड बदल दिया था। फिर भी उसने इसे बदलकर मेरा नाम रख दिया था। क्या मुझे उसे समर्पित कहना चाहिए या बेवफा? मैंने अपने विचारों को स्थिर किया और अंदर देखा। पहली शेल्फ पर हम दोनों का एक स्केच पोर्ट्रेट था। इसे हैंगशान पर्वत पर चढ़ने की हमारी पहली यात्रा के दौरान एक पुराने कलाकार ने बनाया था। तब हम वह जोड़ा थे जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। हम शिखर पर एक दूसरे के सहारे थे, भीड़ के साथ सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे। जब सूरज आकाश में ऊंचा उठा तो हमने चुंबन लिया, लेकिन उस समय सोंग जिंगनियन पहले ही स्वान के जीवन में प्रकट हो चुका था। यादें ऐसी लग रही थीं जैसे चींटियों के साथ चीनी रेंग रही हो। देखने में ही घिनौना लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने स्केच को फाड़ दिया। दूसरी शेल्फ पर एक अंगूठी थी, सोडा कैन के पुल टैब से बनी एक अंगूठी, साधारण, सस्ती और कच्ची। फिर भी यह हमारी जवानी के सबसे शुद्ध प्यार को वहन करती थी। मैंने धीरे से अंगूठी उठाई। मेरी उंगलियां उसकी खुरदरी सतह पर घूमी। एक पल में स्मृति के बांध टूट गए। अचानक एक सनक पर मैंने पास के कोला का एक डिब्बा उठाया और स्वान के सामने कबूलनामे के रूप में पुल टैब उठाया। मैंने चीजी प्रेम पंक्तियों की एक लंबी श्रृंखला भी कही। उस समय मैंने केवल एक रोमांस फिल्म देखने के बाद आवेग में किया था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वान इसके लिए इतना रोएगी। उसने उस पुल टैब को इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। बाद में महंगी मैचिंग अंगूठियां खरीदने के बाद भी उसने चुपके से इस पुल टैब अंगूठी को स्टोर करके रखा था। अब यह अंगूठी, जिसे शायद ही अंगूठी कहा जा सकता था, वहां चुपचाप पड़ी थी, जो अतीत की मासूमियत और सुंदरता की गवाह थी, जबकि वर्तमान की विडंबना और उजाड़पन को भी दर्शाती थी। थोड़े बल के साथ पुल टैब आकार से बाहर मुड़ गया। मैंने लापरवाही से इसे एक तरफ फेंक दिया। पुल टैब कैबिनेट के नीचे 2 बार लुढ़का, हमेशा के लिए ओझल हो गया। नीचे की ओर जारी रखते हुए मुझे सबसे नीचे एक डायरी मिली। इसका कवर पहले ही पीला पड़ चुका था और किनारे घिस गए थे। यह स्पष्ट था कि यह वर्षों से वहां था। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्या एक सिस्टम के रूप में या बाद में स्वान के पति के रूप में। मैंने यह डायरी पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैंने इसे खोला तो सबसे पहले जो मैंने देखा वह एक आदमी की बोल्ड, प्रभावशाली लिखावट थी। यह वास्तव में सोंग जिंग नियन की डायरी थी। अंदर रिकॉर्ड थे। यहां उस पूरी कहानी का भावुक और विस्तृत हिंदी अनुवाद है। हर छोटी से छोटी बात, सुवानु के प्रति उसके प्यार का वो पहला पल,
उस पल से लेकर जब उसने सुवानु की कंपनी में घुसने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और बाद में कैसे वे एक दूसरे को जानकर प्यार करने लगे, सब कुछ। मुझे नहीं पता था कि यह डायरी सुवानु के हाथों में कैसे आई। नहीं मुझे यह पता था कि यह यहां कब से रखी थी। वह खजाना जो कभी सिर्फ हमारा होता था, उसे किसी और के निशानों ने बहुत पहले ही मैला कर दिया था। मैंने एथर्ड बेबी ब्रेसलेट को छोड़कर और कुछ नहीं लिया। मैंने बस चुपचाप तिजोरी का दरवाजा बंद कर दिया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जब हमारी शादी हुई थी तब सुवानु ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। हालांकि असली नियंत्रण सुवानु के पास ही था, लेकिन कागजों पर कंपनी तकनीकी रूप से मेरे नाम पर थी। मैंने मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग इन किया। मैंने आसानी से पर्सनल रिकॉर्ड निकाल लिया। सोंग जिनियान ने झूठ नहीं बोला था। वह वास्तव में 2 साल पहले कंपनी में शामिल हुआ था और शुरुआत से ही उसे जनरल मैनेजर का असिस्टेंट बनाया गया था। शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि जिनियान बहुत समर्पित था। उसे न सिर्फ दिन में काम करना पड़ता था, बल्कि रात में सुवानु की सेवा भी करनी पड़ती थी। वह बिना किसी नाम या हैसियत के इतने लंबे समय तक उसके पास रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बेचैन हो रहा था और शिखर पर पहुंचना चाहता था। सुवानु ने जिस तथाकथित शाश्वत प्रेम की बात की थी, वह प्यार जो मृत्यु तक नहीं बदलेगा, वह सिर्फ 1 साल ही चला। मैंने काफी देर तक रिकॉर्ड खंगाले और आखिरकार मुझे वह सही उम्मीदवार मिल गया। मैंने कंप्यूटर बंद किया और धीरे से एक गहरी सांस ली। यह बिजनेस एम्पायर मेरी मेहनत से खड़ता हुआ था और इसे मेरे हाथों ही बिखरना चाहिए था। उल्टी गिनती, बस एक दिन, सिर्फ एक आखिरी दिन बचा था। अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैंने अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और फोन नीचे कॉफी टेबल पर रख दिया। जैसे ही मैं उठने वाला था, सुवानु का फोन आया। पति, मैंने तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेजा है। याद से वही सूट पहनना जो मेरे पुराने सेक्रेटरी ने पहुंचाया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सुवानु की आवाज थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ दिनों से चीजों में देरी हो गई। पति, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं खिड़की के पास झुक गया और धीरे से हंसा। नहीं, मैं वास्तव में आज के तोहफे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बाकी लोगों की तरह मैं भी आधी रात का इंतजार कर रहा था। लोग हजारों मील का सफर तय करके घर लौटते थे ताकि वे अपने प्रियजनों के साथ नए साल की खुशबूदार डिनर का आनंद ले सकें। लेकिन मेरा कोई परिवार नहीं था। मैं जिसका इंतजार कर रहा था वह सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच की विदाई थी। रात 9 बजे ड्राइवर समय पर विला पहुंचा और मुझे लॉन्च इवेंट के स्थान पर ले गया। जगह लोगों से खचाखच भरी थी। रिपोर्टर सुवानु के बारे में बातें कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है जो कपड़ों का ब्रांड उसने उसके लिए बनाया है, उसका नाम क्या होगा? मुझे लगता है इसका नाम मुशांग होगा। शायद शांग। छोटा सुशांग भी अच्छा लगता है। ये सब बहुत पुराने ख्यालात के हैं। मैं सामने किसी मास्टर की तरह बैठा था। कुछ रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए आए, लेकिन स्टाफ ने उन्हें रोक दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पलक झपकते ही 11 बज गए, लेकिन सुवानु अभी तक नहीं आई थी। जो रिपोर्टर जल्दी आए थे वे बेचैन होने लगे। क्या प्रेसिडेंट सु इवेंट में नहीं आ रही हैं? मिस्टर जियांग तो छोटिल भी हैं। उनके बाएं हाथ पर प्लास्टर है। वे कितने दयनीय लग रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं था कि सुवानु इवेंट में नहीं आना चाहती थी, लेकिन सोंग जिनियान ने अपनी जिद से उसे फंसा रखा था। जब उसने जिनियान को सख्ती से चेतावनी दी कि वह अपनी सीमा पार न करे और यह साफ कर दिया कि वह कभी तलाक नहीं लेगी, तो सोंग जिनियान पागल हो गया और खुद को चोट पहुंचाने लगा। सुवानु ने माना कि उस पल वह घबरा गई थी। उसने जिनियान की कलाई पकड़ ली और पागलों की तरह डॉक्टर को बुलाया। सुवानु, मैं तुम्हारे साथ 2 साल से हूं। अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने जान दे दूंगा। मैं तुमसे जोंगचैन से कम प्यार नहीं करता। मैं बस बहुत देर से आया। अगर मैं 1 साल पहले आया होता, तुमसे उससे पहले मिला होता, तो तुम मुझसे प्यार करती। सुवानु के पास सोंग जिनियान को यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह और मैं सिर्फ 3 साल से साथ नहीं थे। उन सभी अकेले दिनों और रातों में मैं ही अकेला था जो उसके साथ था। हमारे बीच का रिश्ता अब साधारण प्यार नहीं रहा था। मैं उसकी मुक्ति था और उसका जीवन भी। लेकिन सुवानु जानती थी कि वह सोंग जिनियान को और ज्यादा नहीं भड़का सकती, इसलिए उसे बेबसी में डॉक्टर को बुलाना पड़ा। प्रेसिडेंट सु, मिस्टर सोंग का ब्लड ग्रुप दुर्लभ है। पूरे यून में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उनसे मेल खाता है। मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। सुवानु ने डॉक्टर की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, उस व्यक्ति को यहां लाओ, भले ही तुम्हें उसका सारा खून निचोड़ना पड़े, भले ही तुम्हें सोंग जिनियान के लिए उसे खोना पड़े।
सोंग जिनियान की कलाई से बहता अंतहीन खून उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसने मेरे साथ किए गए अपने वादे को भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। इधर मेन सिस्टम भी मुझे याद दिला रहा था कि समय खत्म हो रहा है। सुवानु ने व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा खून पूरा निचोड़ने का आदेश दिया है। यूनाचोंग में एकमात्र ब्लड ग्रुप जो सोंग जिनियान से मेल खाता है वह तुम्हारा है। सिस्टम को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर पेन शील्डिंग, दर्द से सुरक्षा को सक्रिय करने की शर्तों को पूरा नहीं करता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लोगों का एक समूह लॉन्च इवेंट में जबरदस्ती घुस आया। उन्होंने रिपोर्टरों को घटनास्थल से खदेड़ दिया। उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम जियांग जंग था। वह सुवानु के उन आदमियों में से था जो गंदे काम संभालते थे। जैसे ही वह सामने आया, मैं पहले से तैयार था। जियांग ने अपना सिर झुकाया और एक सम्मानजनक लेकिन कठोर स्वर में कहा, मिस्टर जियांग चलिए। मैंने सिर हिलाया। चलो? जियांग थोड़ा हैरान था, लेकिन जब उसने सोचा कि यह सुवानु का आदेश है तो उसने मान लिया कि उसने पहले ही मुझसे बात कर ली होगी और वह शांत हो गया। फिर भी वह भावुक हुए बिना न रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुवानु के दिल में उसका कानूनी पति उस रखेल के सामने कुछ भी नहीं है। कैमरे की फ्लैश रुक नहीं रही थी। कोई भी रिपोर्टर इस बड़ी खबर को छोड़ना नहीं चाहता था। पूरे रास्ते में असामान्य रूप से शांत था। अस्पताल पहुंचने के बाद मुझे वास्तव में मौत की ओर शांति से चलने का एक दुखद एहसास हुआ। सुई मेरी नस में ढसी और मेरा खून धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर निकलने लगा। मेरे होठों का रंग उड़ गया, वे सूखे और पीले पड़ गए। मेरी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। वे बिस्तर के किनारे पर बेजान लटकी हुई थीं, बर्फ की तरह ठंडी। धीरे धीरे मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी, जैसे मेरी आत्मा शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। जियांग पास ही खड़ा था। उसके चेहरे पर मिली जुली भावनाएं थीं। उसकी आंखों में सिर्फ मेरा चेहरा था, जो धीरे धीरे जीवन के सभी संकेतों को खो रहा था। उसके दिल की तराजू हिल गई। नैतिकता और भावना के बीच। डॉक्टर परेशान दिख रहा था। हम और खून नहीं निकाल सकते, वह मर जाएगा। जियांग भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन उसने फिर भी बोलने के लिए संघर्ष किया। अभी भी काफी नहीं है। सिस्टर सू ने कहा है कि अगर उसका सारा खून भी निकल जाए तो भी मिस्टर सोंग को बचाया जाना चाहिए। वह अंध भक्ति में डूबा था। भले ही उसे मुझ पर दया आ रही थी, फिर भी वह सिर्फ सुवानु के आदेशों का पालन कर रहा था। मॉनिटर पर दिख रहे नंबर भयानक थे। मैं किसी भी पल मर सकता था। हम वास्तव में अब और खून नहीं निकाल सकते, डॉक्टर ने आगे करने से मना कर दिया। जैसे ही वह मेरी स्थिति की ओर जांच करने वाला था, लाइफ मॉनिटर अचानक जोर से बजने लगा। इमरजेंसी रूम में खून की थैलियां भेजी गईं और सोंग जिनियान की हालत आखिरकार स्थिर हो गई। सुवानु ने अपने कपड़ों को ठीक किया, डॉक्टरों को कुछ निर्देश दिए और फिर लॉन्च इवेंट की ओर भाग गई। मैंने उसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया था। वह इतने सारे लोगों के सामने मुझे बेइज्जत नहीं होने दे सकती थी। सुवानु सही समय पर पहुंची। लॉन्च वेन्यू पर अप्रत्याशित रूप से जगह पूरी तरह से अराजक थी। रिपोर्टर छोटे छोटे समूहों में खड़े आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सुवानु ने अपनी धड़कती कनपटी को रगड़ा। उसने एक परिचित स्टाफ मेंबर को बुलाया। जोंग चेन कहाँ है? मिस्टर जियांग, क्या वे ब्रदर सोंग के साथ नहीं गए? सुवानु के सिर में तुरंत भनभनाहट होने लगी। एक भयानक पूर्वाभास उसके दिल को मजबूती से जकड़ गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और मेरा नंबर डायल किया, लेकिन उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, ठंडी यांत्रिक आवाज, क्षमा करें, जिस नंबर को आपने डायल किया है वह बंद है। सुवानु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके दिल में बेचैनी एक ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसके दिमाग में एक बेतुका विचार आया, क्या मैं वास्तव में यान में उस ब्लड ग्रुप से मेल खाने वाली एकमात्र व्यक्ति हूं? नहीं, असंभव। कांपते हाथों से सुवानु ने जियांग को फोन किया, लेकिन उसका फोन फर्श पर। उस पल में उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। सभी रिपोर्टर उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रेसिडेंट सू, क्या आपके और मिस्टर जियांग के बीच रिश्तों में समस्या है? किसी ने आपके असिस्टेंट के साथ आपके अनुचित संबंधों का खुलासा किया है। क्या यह सच है? किसी ने आपको अस्पताल में दूसरे आदमी के साथ अंतरंग होते हुए फोटो खींची है। आप इसे कैसे समझाएंगी? पहली बार सुवानु ने खुद को पूरी तरह से लाचार महसूस किया। वह बेताब थी यह जानने के लिए कि मैं कहां हूं। फिर भी वह वहां उन अप्रासंगिक लोगों की भीड़ में फंस गई थी, भेड़ियों की तरह, जिन्होंने अचानक मेरी गंध पकड़ ली थी। वे सिर्फ ताजी गपशप चाहते थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि कोई मर रहा है, और न ही उन्हें इस बात की परवाह थी कि सुवानु कितनी परेशान है।
अचानक आधी रात की घंटियां बजीं। उनके पीछे की विशाल स्क्रीन पर प्रमोशनल वीडियो चलने लगा। यह एक ऐसा हिस्सा था जिसे सुवानु ने पहले ही व्यवस्थित कर लिया था। 3 साल बाद सुवानु ने एक बार फिर मेन सिस्टम की आवाज सुनी। सिस्टम 07, मिशन विफल, तत्काल मिटा दिया जा रहा है। नहीं, नहीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया से कुछ फाड़कर निकाला जा रहा है। उसके दिल में इतनी बुरी तरह दर्द हुआ कि वह बमुश्किल सांस ले पा रही थी। उसने मुंह भर खून थूका। सुवानु पीछे की ओर गिर गई। प्रेसिडेंट सु, एम्बुलेंस बुलाओ। सभी आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। सुवानु की उंगली में पहनी शादी की अंगूठी अचानक बिना किसी चेतावनी के टूट गई। उसी समय मैं एक अपरिचित कमरे में जाग उठा। मैं थोड़ा हैरान था। जब तुम उस दुनिया से निकल रहे थे, एक दुर्घटना हुई और अब तुम सिस्टम स्पेस में वापस नहीं लौट सकते। इसलिए हमने अस्थायी रूप से तुम्हें दूसरा शरीर ढूंढ दिया है। मेन सिस्टम की बातों ने मुझे राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। इतने लंबे समय तक इंसान रहने के बाद अगर मुझे अचानक बिना भौतिक शरीर के वापस जाना पड़ता तो मुझे नहीं पता था कि मैं ढल पाऊंगा या नहीं। लेकिन मुझे जल्दी ही एक समस्या महसूस हुई। यह मेरा मूल शरीर नहीं है। सही है, मुख्यालय ने तुम्हें एक नया मिशन सौंपा है। किसी ऐसे व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जो अन्यायपूर्ण तरीके से मर गया। तुम्हें मूल मालिक के शरीर को उधार लेना होगा और उनकी ओर से उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं सिर्फ आधा ही समझ पाया। तो मेरा नया मिशन दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनना है। सुवानु के जागने के बाद सिर्फ जियांग उसके बिस्तर की रखवाली कर रहा था। उसने भारी आवाज में पूछा, जोंग चेन कहां है? जियांग कुछ देर चुप रहा और फिर 2 शब्दों में संक्षिप्त उत्तर दिया, मृत। सुवानु का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने फिर से बुदबुदाया, जोंग चेन कहां है? जिनियान ने मिस्टर जियांग को जलाने का फैसला किया है। अगर आप अभी जाएं तो शायद आप आखिरी बार देख सकें। सुवानु के पास ड्रिप सुई निकालने का भी समय नहीं था। वह अस्पताल के गाउन में वार्ड से बाहर भाग गई। लड़खड़ाते हुए दौड़ रही थी। नर्सें उसके पीछे घबराहट में चिल्ला रही थीं। लेकिन किसी ने इस महिला को रोकने की हिम्मत नहीं की, जो आमतौर पर निर्णायक और दबंग थी। जियांग सुवानु के पीछे भागा और पहली बार जाना कि कोई इतनी तेज गाड़ी भी चला सकता है। गलत समय पर वह खुद को जुर्माना गिनते हुए पा रहा था। एक और टंडरा काटा गया, एक और जुर्माना बिंदु। फिर भी वे जितने चिंतित होते उतनी ही आसानी से दुर्घटनाएं होती। एक तीखे मोड़ पर टायर जमीन पर जोर से चीखे। कार लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई। जियांग का दिल उसके मुंह में आ गया था। उसका सिर फ्रंट सीट से जोर से टकराया। गाड़ी को मुश्किल से स्थिर करने के बाद सुवानु और भी बेपरवाह होकर गाड़ी चलाने लगी। कई ड्राइवरों ने असंतोष में हॉर्न बजाया, लेकिन लाइसेंस प्लेट देखते ही उन्होंने अपनी शिकायतें निगल लीं। जब तक वे फ्यूनरल होम पहुंचे, सुवानु लगभग कार से कूद गई। जब तक कार पूरी तरह रुकी, जियांग बहुत पीछे था। सिर्फ उस छोटे से पल में सुवानु ने फ्यूनरल होम के अंदर तबाही मचा दी थी। उसने सोंग जिनियान को नीचे पटक दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह उसका गला दबा रही थी। सिरेमिक कलश फर्श पर टूटकर बिखर गया था और राख पास के कूड़ेदान में बिखरी पड़ी थी। जियांग को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग जिनियान मुर्दों को भी शांति से रहने नहीं देगा। वह इतना पागल हो गया था कि उसने मिस्टर जियांग की राख बिखेरने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड जल्दी से आगे आए और जियांग ने सुवानु को शांत करने की कोशिश की। कम से कम मिस्टर जियांग को शांति से रहने दें। उस एक वाक्य ने सुवानु से सारी ताकत छीन ली। उसका सीना कई बार तेजी से ऊपर नीचे हुआ। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। जियांग सेन ने वास्तव में बिजनेस जगत की डरपोक शैतान महिला को रोते हुए देखा। यह वह दुख था जिसे दबाया नहीं जा सकता था, वह दुख जिसे देखकर दूसरों को भी रोना आ जाए। सुवानु को जियांग द्वारा खींचकर ले जाया गया। वह कूड़ेदान की ओर लड़खड़ाती हुई गई। उसके कदम अस्थिर थे। उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे वह आत्माहीन खोल बन गई हो। सुवानु किसी को करीब नहीं आने दे रही थी। उसने राख को अकेले इकट्ठा किया। जीवन में हो या मृत्यु में, वह किसी और को मुझे छूने नहीं देगी। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर जियांग जानता था कि एक बार जब सुवानु को सांस लेने का समय मिलेगा तो पहली व्यक्ति जिसे वह निपटाएगी वह वही होगा। कोई नहीं मानेगा कि उन्होंने अपने प्रेमी की मौत का कारण बने थे। इसीलिए वह जल्लाद जिसने व्यक्तिगत रूप से मुझे अस्पताल पहुंचाया था, अनिवार्य रूप से सुवानु के गुस्से का निशाना बन जाएगा। लेकिन वह शायद बहुत लंबे समय बाद होगा। फ्यूनरल होम छोड़ने के बाद आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठा, क्योंकि वह सुवानु के लिए था। यान सिटी में आतिशबाजी प्रतिबंधित नहीं थी, इसलिए
नए साल की पूर्व संध्या विशेष रूप से जीवंत थी। बाहर आतिशबाजी की आवाज बाहरी कर देने वाली थी। सुवानु कलश को वापस विला ले आई। खाली लिविंग रूम में खड़े होकर उसने एक ऐसी चुप्पी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। एक ऐसी गहरी शांति जैसे वह दुनिया में बची अकेली व्यक्ति हो। उसने कॉफी टेबल पर रखे फोन और दस्तावेजों को देखा, फिर भी अनसुना कर दिया। लापरवाही से अपना सिर घुमा लिया। सुवानु ने विला में ऐसे घूमना शुरू किया जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो, हर कोने का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर रही हो। फिर भी घर में अब जीवन का कोई निशान नहीं था। उसने हर कमरे को तलाशा और आखिरकार स्टडी रूम के बाहर रुक गई। सुवानु जितनी होशियार थी, उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मुझे सब पता चल गया है। फिर भी वह बेशर्मी से उम्मीद करती रही कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। उसे उम्मीद थी कि मेरे मरने से पहले मुझे सिर्फ उसकी अच्छाई याद रही होगी, लेकिन हकीकत ने उसे एक विनाशकारी झटका दिया। फोटो, कपड़े, गहने या यादें, मैंने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा था। कॉफी टेबल पर रखे पहचान दस्तावेजों के अलावा इस दुनिया में मेरे अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा था। तिजोरी के बिल्कुल निचले हिस्से में अभी भी जिनयान की डायरी पड़ी थी। वह डायरी जिसने सुवानु के दिल को हिला दिया था, जिसके कारण वह इस रिश्ते में कदम दर कदम खो गई थी। सुवानु ने चुपचाप एटा से भी ब्रेसलेट उठाया, खुद को एक पूरा मूर्ख महसूस करते हुए। उसने 18 साल की उम्र में ही अपना परिवार खो दिया था और मैंने जबरदस्ती उसके जीवन में प्रवेश किया, उसे एक घर दिया और अब उसने व्यक्तिगत रूप से उस घर को नष्ट कर दिया था। उस दिन के बाद सुवानु कभी कंपनी नहीं लौटी। उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, खुद को मेरे बेडरूम में बंद कर लिया। मेरे छोड़े गए उन निशानों के साथ खुद को दफन करना चाहती थी। सुवानु और मैं यान सिटी में हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाले लोग थे। हमारे हर कदम को जनता द्वारा अंतहीन रूप से बढ़ाया जाता था, खासकर लॉन्च इवेंट में जो हुआ उसके बाद। एक के जल्दी जाने और दूसरे के देर से आने के बाद नेटिजन्स हमारे बीच क्या हुआ इस पर जंगली अटकलें लगाने लगे, लेकिन न तो सू ग्रुप और न ही हम दोनों में से किसी ने कोई जवाब दिया। फिर लॉन्च इवेंट के 10वें दिन जब सभी को लगा कि मामला शांत हो गया है, मेरे वेइबो अकाउंट से एक पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मैंने सुवानु और सोंग जिनयान की अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर दी। विवाह घोटाला शब्द तुरंत ट्रेंडिंग सर्च में टॉप पर आ गया। शुरुआत में नेटिजन्स अभी भी इंतजार कर रहे थे कि क्या होता है, लेकिन वे बाद में आने वाले सबूतों के बाढ़ से पूरी तरह से हैरान रह गए। पहले एक सेल्स असिस्टेंट ने सबूत के तौर पर तस्वीरें जारी की। मैं उस मॉल का सेल्स असिस्टेंट हूं। एक दिन प्रेसिडेंट सू मिस्टर जियांग को खरीदारी के लिए लाई, लेकिन बीच में वे मॉल के बाथरूम में दूसरे आदमी के साथ अय्याशी करने के लिए फिसल गईं। मिस्टर जियांग बाहर खड़े होकर उनके साथ होने वाली आवाजें सुन रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उन्हें देखकर मेरा दिल दुख गया। फिर सू ग्रुप के कर्मचारियों ने चीजें ऑनलाइन उजागर करना शुरू कर दिया। घर तोड़ने वाली सोंग जिनयान ने लंबे समय से खुद को भविष्य का बॉस माना। उसने अपनी पसंद के अनुसार कर्मचारियों को निकाल दिया और अहंकारी रूप से कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदों को बिगाड़ दिया। उसने हमारे पूरे विभाग के परफॉर्मेंस टारगेट को भी फेल कर दिया। सुवानु सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि जोंग चेन कभी कंपनी के मामलों में शामिल नहीं हुए, अन्यथा सच्चाई बहुत पहले ही सामने आ गई होती। जल्द ही एस्की रिसोर्ट के कर्मचारी भी मेरे पक्ष में बोलने के लिए आगे आए। अफवाह है कि मिस्टर जियांग बांझ हैं। प्रेसिडेंट जो बच्चा ले जा रही हैं, शायद वह उनका नहीं है। मिस्टर जियांग को सोंग जिनयान की दुर्घटना में घसीटा गया और उनका हाथ टूट गया। फिर भी यान सिटी की सबसे अमीर महिला ने अपने प्रेमी के साथ जाने से पहले उनकी ओर देखा तक नहीं। तभी सुवानु को एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी किया था वह बाहरी लोगों की नजर में पूरी तरह से अक्षम्य था। वह ऑनलाइन मेरे बारे में हर खबर को लालच से पढ़ती थी। केवल अब उसे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बार उसे निराश किया होगा। वह उसे अपमानित करने वाले हर कमेंट को लाइक करती रही। मुझे कोसो, मुझे और जोर से कोसो, जितना ज्यादा उतना अच्छा। केवल तभी वह थोड़ा कम दुखी महसूस कर सकती थी, क्योंकि यहां तक कि वह खुद भी अपने की को माफ नहीं कर सकती थी। सुवानु के काम पर जाना बंद करने के बाद सू ग्रुप अराजकता में उतर आया। पिछले कुछ वर्षों में सुवानु ने व्यक्तिगत रूप से हर चीज पर नियंत्रण रखा था। जिस पल उसने कदम पीछे खींचा, वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो संभाल सके। कंपनी ने तत्काल शेयरधारकों की बैठक बुलाई। कई पुराने शेयरधारकों ने जमकर बहस की। तभी एक युवक ने दरवाजा खोला और अंदर आया।
एक शेयरधारक ने मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। क्या तुम्हें तमीज है? क्या तुम देख नहीं रहे कि हम मीटिंग में हैं? बाहर निकलो। लेकिन उसके बगल वाले ने उसकी आस्तीन खींची, चुपचाप याद दिलाया, वह प्रेसिडेंट सू का सेक्रेटरी है। दूसरे शेयरधारक ने अपनी भौहें उठाईं। तो प्रेसिडेंट सू के हमारे लिए निर्देश हैं। किशन ने अपना सिर हिलाया, मुख्य सीट पर चला गया और शांत भाव से अपने हाथ बांधकर बैठ गया। सभी, प्रेसिडेंट सू का युग समाप्त हो गया है। अब से मेरा आदेश मायने रखता है। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल तुरंत जम गया। हर शेयरधारक की नजर सदमे, भ्रम और यहां तक कि तिरस्कार में लिपटी हुई थी। आखिरकार किसी अनजान छोटे असिस्टेंट का अचानक नियंत्रण संभालने की घोषणा करना किसी फंतासी से कम नहीं था। एक बुजुर्ग शेयरधारक ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम प्रेसिडेंट सू का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? क्या उन्होंने कोई लिखित वसीयत या आधिकारिक दस्तावेज छोड़े हैं जो इसे साबित करें? शिन हल्के से मुस्कुराया, अपने ब्रीफकेस से एक सीलबंद लिफाफा निकाला और धीरे से टेबल पर रख दिया। शायद आप सभी शेयरधारक बूढ़े हो रहे हैं और आपकी सुनने की शक्ति तेज नहीं है। मैंने अभी कहा है, अब से सू ग्रुप पर मैं हुक्म चलाऊंगा। शिन ने मेरे इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट की फोटोकॉपी टेबल पर फेंक दी। आज से मैं सू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शोर मचाता कॉन्फ्रेंस रूम धीरे धीरे शांत हो गया। शेयरधारकों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। सभी को एहसास हुआ कि शादी के टूटने की ऑनलाइन अफवाहें आधारहीन नहीं थीं। आखिरकार सुवानु और मेरे बीच वाकई समस्याएं थीं और जाहिर तौर पर मैंने किसी तरह अपना दिमाग खो दिया था और अपने शेयर किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए थे। उन्हें गहरा पछतावा था। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्हें मेरे साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहिए था। अगर उनमें से किसी ने मेरे हाथ में शेयर लिए होते तो क्या सू ग्रुप को वे नियंत्रित नहीं कर रहे होते? लेकिन अब चाहे वे कुछ भी कहें, बहुत देर हो चुकी थी। वे चाहे कितने भी अनिच्छुक महसूस करें, अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। प्यार कभी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। उधर अपने नए शरीर के साथ तालमेल बिठाते हुए मैं मूल मालिक के अतीत के बारे में भी सीख रहा था। पता चला कि मूल मालिक की मौत भी सुवानु से जुड़ी थी। सुवानु के प्रेमी का नाम भी वही था। उस दिन के बाद मूल मालिक को बिना किसी कारण के दबाया जाने लगा। अंत में चारों तरफ से दबाव को सहन करने में असमर्थ उसने अपनी कलाई काट ली और आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह भी खून की कमी के कारण मर गया। मैं ऐसी इत्तेफाक से इस शरीर में प्रवेश करने में सक्षम था, लेकिन अब मुझे एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। मुझे एक उत्कृष्ट शेफ कैसे बनना था? उत्तम चाकू कौशल, गर्मी पर नियंत्रण और स्वाद में महारत अनिवार्य थे। पहली बार मुझे समझ आया कि शौक और पेशा अलग अलग चीजें हैं। मैं पहले भी खाना पकाना पसंद करता था, लेकिन मुझे सिर्फ मकई और सुअर की पसलियों का सूप जैसी सरल डिश बनाना आता था। लेकिन अगर मुझे एक उत्कृष्ट शेफ बनना था तो यह निश्चित रूप से काफी नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। मैंने अपना दुखता सिर रगड़ा। लगता है मुझे सीखने के लिए जगह ढूंढनी ही होगी। तो इस नए शरीर को पाने के दूसरे सप्ताह के दौरान मैं एक चीनी रेस्तरां में अप्रेंटिस बन गया। मालकिन 20 साल की शुरुआत में एक महिला थी। उसे कॉफी का कप पकड़ना और मुझे खाना बनाते हुए मुस्कुराते हुए देखना पसंद था। पहले जब मैंने कहा कि मैं पाक कौशल सीखना चाहता हूं ताकि मैं किसी दिन किंग ऑफ शेफ्स प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर सकूं, तो कोई भी मुझे लेने को तैयार नहीं था। हर कोई मुझ पर दिवा स्वप्न देखने के लिए हंसता था। अप्रेंटिस को सिखाओ, मास्टर को भूखा मारो। क्या तुम्हें लगता है हम बेवकूफ हैं? अगर हम तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? एक बाहरी व्यक्ति मास्टर शेफ बनना चाहता है, सपने देखना बंद करो। केवल उस रेस्तरां की मालकिन तुरंत सहमत हो गई। उसने अपने हेड शेफ से मुझे पूरे दिल से सिखाने के लिए कहा। मुझे ईमानदार लोग पसंद हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम यहां वह सीख पाओगे जो तुम वास्तव में चाहते हो। और बस मैं उस छोटे से रेस्तरां में रुक गया। शेफ चैन बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे गंभीरता से सिखाया। व्यापक रूप से सीखो और बाद में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करो। वर्षों के सुधार के बाद सच्चा कौशल कीमती हो जाता है। इसलिए हर दिन मैंने चाकू के सबसे बुनियादी कौशल से शुरुआत की। मैंने आलू को बाल की तरह पतली पट्टियों में काटा और मेरी सजावटी नक्काशी सजीव और जीवंत हो गई। शायद मूल मालिक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था, या शायद मेरी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। किसी भी मामले में ज्यादा समय नहीं बीता था कि शेफ चेन ने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया।
शेफ चेन को तो यह भी लगा कि अगर मैं प्रतियोगिता में भाग लेता तो शायद मैं चैंपियन बन जाता, जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कुशिन कुशिन ने जल्दी से कंपनी में अपनी जगह बना ली, या बल्कि सुवानु के पास अब किसी भी चीज की परवाह करने का समय ही नहीं था। हर दिन वह मुझे हर जगह खोजने में व्यस्त रहती थी, इस हद तक कि उसे अपनी शक्ल की भी परवाह नहीं थी। अंत में किशन भी इसे ज्यादा नहीं देख सका। वह अपने साथ कुछ लोगों को लाया और मेरे लिए एक समाधि का निर्माण किया। बाकी सभी के विपरीत सुवानु अभी भी उम्मीद की एक धुंधली किरण पर टिकी थी। वह जानती थी कि मैं एक सिस्टम होस्ट हूं और मुझे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने पहले जो वाक्य सुना था उसका क्या मतलब था। सिस्टम 07 मिशन विफल, तत्काल समाप्ति। सुवानु को यह भी नहीं पता था कि मैं कहां गया था। क्या मैंने कोई और मिशन स्वीकार कर लिया था? क्या मैं किसी और महिला के साथ भी इतना ही अच्छा व्यवहार करूंगा? सिर्फ मेरे किसी और का होने के विचार ने सुवानु के दिल को फटने के करीब ला दिया। उसने रात दिन पीना शुरू कर दिया। जब वह मुझे अपने सपनों में देखती तभी उसे थोड़ी राहत मिलती। कदमों की आहट धीरे धीरे करीब आई। सुवानु ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा और एक परिचित आकृति देखी। उसकी आंखों में एक रोशनी तुरंत खिल उठी। उसने उस आदमी की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और अपना चेहरा उसकी छाती में दबा लिया। हनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हारे जाने के बाद मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। मेरे पेट में दर्द है। मुझे वह मकई रिब सूप चाहिए जो तुम बनाते हो। सोंग जिनियान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सुवानु को धक्का दे दिया। ध्यान से देखो कि मैं कौन हूं। लेकिन सुवानु उससे फिर एक जिद्दी प्लास्टर की तरह चिपक गई। हनी, नाराज मत हो। मैं सोंग जिनियान को फिर कभी नहीं देखूंगी। प्लीज गुस्सा मत हो। उसने उसे अनाड़ी तरीके से चूमा, जैसे आत्मसमर्पण करने की कोशिश कर रही हो और शांति बनाने की भी कोशिश कर रही हो। सोंग जिनियान ने आखिरकार हार मान ली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू चुपचाप उसके गालों से नीचे लुढ़क रहे थे। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। सुवानु, ध्यान से देखो, मैं जोंग चेन नहीं हूं, मैं सोंग जिनियान हूं। वह जोंग चेन जिसे तुम लगातार याद कर रही हो, वह मर चुका है। सुवानु की हरकतें अचानक जम गईं, जैसे उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाली गई हो। उसने थोड़ी स्पष्टता हासिल की, धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसने देखा कि भले ही सामने का चेहरा मुझसे कुछ हद तक मिलता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? सुवानु, क्या तुमने बहुत पहले नहीं कहा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं हैं? अब जब वह मर चुका है तो तुम मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तुम उसके साथ तुलना किए जाने के भी लायक नहीं हो। बिल्कुल, मैं उससे कमतर कहां हूं? सोंग जिनियान हिस्टेरिकल होकर चिल्लाया। जोंग चेन पहले ही जानता था कि वह बांझ है। वह तुमसे झूठ बोल रहा था। वह सिर्फ एक बेकार। तुम तो मेरी संतान भी ले जा रही हो। क्या हम बस एक साथ अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते? बच्चा, सुवानु ने अपना सिर हिलाया। वह नाजायज बच्चा है। मैं उसे पैदा नहीं करने वाली। उसका दिमाग अब बहुत साफ नहीं था। उसने चाकू पकड़ा और आगे लपकी। तुम ही थे जिसने मुझे बहकाया और जोंग चेन की मौत का कारण बने। जब तक तुम मरोगे, तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे। सोंग जिनियान मरने के लिए इतनी आसानी से कैसे रुक सकता था? उसने पास की वाइन की बोतल पकड़ी और सुवानु के सिर पर दे मारी। आमतौर पर सुवानु साल भर वर्कआउट करती थी, इसलिए उसे इतनी आसानी से नीचे नहीं गिराया जा सकता था। लेकिन हाल ही में वह खाना नहीं खा रही थी और वह लंबे समय से भारी शराब पी रही थी। अपने शरीर को सूखा रही थी। वह केवल खुद को बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही थी। सुवानु मुड़ी और अस्थिर होकर फर्श पर गिर गई। सोंग जिनियान चिल्लाया। डरा हुआ था क्योंकि उसने मदद के लिए जल्दबाजी में फोन किया था। आखिरकार उसका इरादा कभी सुवानु को वास्तव में मारने का नहीं था। कोई जल्दी बचाओ! सुवानु फर्श पर पड़ी छत को घूर रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। जब सुवानु अभी भी एक मिशन होस्ट थी, उसने एक बार अपने लिए एक बैकअप प्लान छोड़ा था। कई साल पहले सुवानु ने अपने जीवन को मेरे साथ एक तरफा संबंध में बांधने के लिए मेन सिस्टम के साथ एक समझौता किया था। इसका मतलब था कि अगर सुवानु मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो वह ठीक रहेगी। जब सुवानु ने उस समय वह विकल्प चुना था तो वह केवल इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि मैं किसी और के लिए गिर सकता हूं। वह केवल अपना जीवन बचाना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह उस भागने के रास्ते के बारे में भूल गई जो उसने खुद के लिए छोड़ा था। लेकिन अब यह मेरे साथ संपर्क करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। सुवानु ने खुद को मारने की योजना बनाई। अगर मैं मरा नहीं था
तो मेन सिस्टम निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा और उसे खुद को मेरे साथ नीचे खींचने नहीं देगा। और अगर मैं वास्तव में मर गया था तो उसके जीवित रहने का कोई मतलब नहीं था। सही है? बिल्कुल। अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए उसने पास की एक फलों वाली चाकू उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को चाकू मार लिया। सुवानु के कानों के पास कोई अजीब आवाज नहीं आई। अभी भी काफी नहीं है, उसने खुद से बुदबुदाया और फिर से चाकू मारा। फिर भी मेन सिस्टम सामने नहीं आया। सुवानु दर्द से पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को फिर से चाकू मारा। अभी भी बाहर नहीं आ रहा, लगता है अभी भी काफी नहीं है। उसने कांपते हुए फिर से फलों वाला चाकू उठाया। तो मैं इसे एक बार और करूंगी। मेन सिस्टम ने सुवानु के पागलपन को महसूस किया और आखिरकार उसके सामने प्रकट हुआ। उसने भ्रम में पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सुवानु मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। इस बार उसने जुआ जीता था। उसने मेन सिस्टम से संपर्क कर लिया था, जिससे यह भी साबित हो गया कि मैं मरा नहीं था। उसके पास अभी भी चीजों को सही करने का मौका था। मैं जानना चाहती हूं कि जिस पल तुमने मेरे साथ वह समझौता किया था, उसके बाद से जोंग चेन कहां चला गया? तुम्हें उससे प्यार करने का अधिकार खो दिया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि यूएसआर नंबर कहां गया। सुवानु के कपड़े पहले से ही खून से सने हुए थे। वह महसूस कर सकती थी कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे ने पहले ही दम तोड़ दिया है। फिर भी उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो मैं उसके साथ मर जाऊंगी। जोंग चेन के बिना जीने का मतलब मर जाने जैसा ही है। पहली बार मेन सिस्टम ने खुद को एक इंसान द्वारा हेरफेर महसूस किया और बेहद निराश महसूस किया। कोई रास्ता नहीं था कि यह आसानी से सुवानु को बता दे कि मैं कहां था, न ही वह उसे इस तरह पागल होते रहने दे सकती थी। जाओ, 100 अच्छे काम करो, हर दिन एक बार जब तुम पूरी कर लोगी तो मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। याद रखो, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। यह कहने के बाद मेन सिस्टम फिर से गायब हो गया। सुवानु चाहे कितनी भी बार चिल्लाई, वह फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। 100 अच्छे काम। सुवानु को लगा कि मेन सिस्टम बेतुका भोला है। एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद करना एक अच्छा काम माना जाता है, और गरीब पहाड़ी गांवों में पैसे दान करना भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कंपनी की छवि के लिए दान पुण्य करता था। अंत में यह सब लाभ के लिए ही था। क्या वह वास्तव में अच्छा काम माना जा सकता है? सुवानु ने एक ठंडी हंसी छोड़ी और अपने पेट पर लगे घाव को ढक लिया। कितना हास्यास्पद है। फिर भी कम से कम उसे कुछ तो मिला था। 100 दिनों के बाद वह मुझे फिर से देख पाएगी। मुझे आज क्या अच्छा काम करना चाहिए? शायद मैं जोंग चेन फाउंडेशन की स्थापना करूंगी। हमेशा की तरह रेस्तरां की मालकिन जिया शाओ समाचार देख रही थी। कॉफी पीते समय टीवी पर मनोरंजन समाचार रिपोर्ट कर रहे थे। सुवानु की हालिया गतिविधियां, वह दान के काम के प्रति जुनूनी हो गई थी। हर बार जब वह सार्वजनिक रूप से दिखाई देती तो वह बिना मेकअप के होती और थकी हुई दिखती, जैसे किसी ने अपने जीवन का प्यार खो दिया हो और अब जीना ना चाहता हो। लेकिन नेटिजन्स ने उसे कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। देर से मिला स्नेह घास से भी सस्ता है। जब तुम अपने प्रेमी के साथ सो रही थी तब तुम इतनी समर्पित नहीं दिख रही थी। इस महिला में कोई शर्म नहीं है। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि वह यह सब क्यों करना चाहती है। क्या यह आपके दिवंगत पति के लिए प्रार्थना करने के लिए है? अप्रत्याशित रूप से सुवानु अचानक उत्तेजित हो गई। मेरे पति मरे नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें कोसने की? जोंग चेन लंबी जिंदगी जिएगा, वह मरेगा नहीं। सभी ने कहा कि सुवानु पागल हो गई है। केवल शियाओ ने विचारपूर्वक नाम के पीछे के अर्थ का स्वाद लिया। जोंग चेन। उसने मेरी तरफ देखा जो पास में ही कहीं खोया हुआ था। मेरे प्रकट होने का समय सुवानु के पति की मृत्यु के समय से लगभग पूरी तरह से मेल खाता था। क्या वास्तव में ऐसा कोई इत्तेफाक हो सकता है? दिलचस्प है। चूंकि मैं बिना पैसे के चला गया था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से किराए पर जगह नहीं ले सकता था। रेस्तरां में रहने से शिया को एक जीवित कर्मचारी को काम पर रखने की लागत बच गई। शेफ के वेतन के लिए उस दिन रेस्तरां बहुत देर से बंद हुआ। शिया घर जाने के लिए बहुत आलसी थी, इसलिए उसने रेस्तरां में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन आधी रात को उसने अचानक रोने की आवाज सुनी। शिया प्रतिक्रिया करे इससे पहले किसी ने उसका मुंह ढंक लिया और पूछा कि पैसे कहां छिपे हैं। एमएमपी। शियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह बेताब होकर संघर्ष कर रही थी। उसका वास्तव में घर में घुसने वाले लुटेरे से सामना हुआ था। जिया शियाओ का कॉलर चौड़ा खिंचा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी
कि उसे नीचे दबाने वाला आदमी भारी सांस ले रहा है। उसने उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। डर बर्फीले पानी की तरह तुरंत शिया के शरीर में फैल गया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया, लात मारी और खरोंचा, लेकिन आदमी स्पष्ट रूप से उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसके कपड़े धीरे धीरे उतारे जा रहे थे और निराशा उसे खाई की तरह निगल गई। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण पर उनके ऊपर एक जोर की थप्पड़ जैसी आवाज आई। लुटेरे के सिर से खून टपकने लगा और वह बेहोश हो गया। उसका पूरा वजन जिया शियाओ के शरीर पर गिर गया। फिर तेजी से भारी कदमों की आवाज करीब आई। सभी लाइटें चालू कर दी गईं। जिया शियाओ ने बेहोश आदमी को खुद से दूर किया और हांफने लगी। आंसू और पसीने मिल गए, धुंधला कर दिया उनकी दृष्टि। मैंने लुटेरे को बांध दिया और क्षेत्र सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद नीचे झुक गया और अपनी जैकेट उसे पहना दी। मैंने धीरे से जिया शियाओ के कांपते शरीर को थपथपाया और धीरे से उससे कहा, अब सब ठीक है, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, तुम सुरक्षित हो, डरो मत। शिया शियाओ ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज कमजोर थी। धन्यवाद। वह बोलना जारी नहीं रख सकी। भावनात्मक पतन के कगार पर वह शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में ले लिया। इस गले मिलने में एक पुरुष और महिला के बीच रोमांटिक इच्छा का कोई निशान नहीं था। यह बस आराम देने का मतलब था, जिससे जिया शियाओ को कोई आपत्ति या असुविधा महसूस नहीं हुई। इसलिए उसने भी झिझकते हुए अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं। उस दिन के बाद जिया शियाओ ने किसी को भी रेस्तरां में रात भर रहने की अनुमति नहीं दी। वह मुझे अपने घर ले आई। मेरा घर काफी बड़ा है। एक और व्यक्ति के आसपास होने से यह अधिक जीवंत हो जाएगा। मैं मूल रूप से उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जिया शियाओ ने एक आघात प्रतिक्रिया विकसित की थी। वह अकेले रहने से बेहद डरती थी। मेरे पास फिलहाल सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुवानु के विला के विपरीत शिया का घर बड़ा नहीं था, लेकिन यह गर्म और साफ सुथरा था। यह स्पष्ट था कि मालिक ने हर विवरण में विचार किया था। यह एक वास्तविक घर था, न कि सिर्फ सोने और रहने की जगह। जिया शियाओ ने विशेष रूप से मेरे लिए एक धूपदार बेडरूम तैयार किया। शुरुआत में मैं अभी भी थोड़ा संकोच महसूस करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने धीरे धीरे अपना गार्ड नीचे कर दिया। हम दोनों के बीच का रिश्ता अनजाने में बहुत करीब हो गया। यह सामान्य दोस्ती से परे था, फिर भी प्रेमियों के स्तर तक नहीं पहुंचा था। हमने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। मैं आधिकारिक तौर पर एक शेफ बन गया और शेफ चैंपियनशिप में भाग लेने की योग्यता हासिल कर ली। शिया ने व्यक्तिगत रूप से मेरी सहायता की। शेफ द्वारा तैयार की गई हर डिश की नीलामी साइट पर की जाएगी। ग्रामीण पहाड़ी गांवों में स्कूलों के निर्माण का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले धन के साथ सुवानु को भी इस धर्मार्थ खाना पकाने की प्रतियोगिता के लिए जज के रूप में आमंत्रित किया गया था। यहां उसने एक बार फिर उस आदमी को देखा जो मेरे जैसा नाम साझा करता था। ऐसे विनम्र पेशे में काम करने वाला एक नीचा व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ नाम साझा करने के लायक नहीं था जिसे वह प्यार करती थी। सुवानु अपने दिल में हिंसा को दबाने में थोड़ी असमर्थ महसूस कर रही थी। स्वाभाविक रूप से मैंने भी मंच पर सुवानु को देखा, लेकिन उसे कुछ समय से न देखने के बाद वह बहुत पतली हो गई थी। उसके चेहरे की एक बार स्पष्ट रूप से परिभाषित रेखाएं अब और भी ठंडी हो गई थीं। उसकी आंखों में एक स्पष्ट थकावट थी। मेरा दिल थोड़ा सा हिला। दोबारा मिलने पर मेरा दिल अप्रत्याशित रूप से शांत था। बिना किसी लहर के प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर गोंग की आवाज के साथ शुरू हुई। मैंने अपना दिमाग स्थिर किया। सामग्री मेरी उंगलियों के नीचे नृत्य और स्पिन करती थी। अंततः रंग, सुगंध और स्वाद में समृद्ध कलात्मक कृतियों की प्लेटों में बदल गई। यह कौशल स्तर नहीं था जो मेरे पास होना चाहिए था। कई बार मुझे लगा कि मूल मालिक की आत्मा पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। कुछ महत्वपूर्ण क्षणों में वह अचानक प्रकट होगी और इस शरीर का नियंत्रण ले लेगी। उन पछतावों को पूरा करेगी जो उसने कभी वहन किया था। फिर किसी अन्य क्षण में वह अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगी। सुवानु जज की सीट पर बैठी थी। उसकी नजर मेरी हर हरकत का पीछा कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी नजरें नहीं हटा सकती। शायद यह इस नाम के प्रभाव के कारण था, लेकिन इस आदमी ने वास्तव में उसे अपरिचित और अजीब तरह से परिचित महसूस कराया। सुवानु सोचने लगी कि क्या वह वास्तव में लालसा से बीमार हो गई है। हर कोई जिसे वह देखती थी वह मुझसे थोड़ा मिलता जुलता क्यों था। हालांकि जब व्यंजन उसके सामने रखे गए और उसने उन्हें चखना शुरू किया तो वह निराश थी, क्योंकि जिन स्वादों से वह परिचित थी
वे अनुपस्थित थे। सुवानु ने बेरहमी से सबसे कम अंक दिए। उसके दिल में वह पहले से ही योजना बना रही थी कि मुझे कैसे टुकड़े टुकड़े करना है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अंतिम स्कोर अंत में औसत की गणना करने से पहले उच्चतम और निम्नतम दोनों स्कोर को हटा देगा। सुवानु की रेटिंग कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकती थी। मेरी रैंकिंग अभी भी बाकी सभी से बहुत आगे रही। अंतिम दौड़ सूप बनाना था। जजों द्वारा चुनौती की घोषणा करने के बाद मैं हिचकिचाया, क्योंकि मूल मालिक की चेतना के साथ विलय होने की भावना गायब हो गई थी। मैं अब केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। लेकिन मैं जो डिश सबसे अच्छा बनाता था वह मकई का सूअर का पसलियों का सूप था। दुर्भाग्य से यह वह डिश भी थी जिसे सुवानु सबसे अच्छा जानती थी। अगर मैंने सुवानु के सामने यह सूप बनाया तो मेरी पहचान निश्चित रूप से उजागर हो जाएगी। लेकिन क्या मुझे वास्तव में सुवानु जैसे अप्रासंगिक व्यक्ति के लिए चैंपियनशिप छोड़नी चाहिए थी? जिया शियाओ को नहीं पता था कि मैं अचानक चुप क्यों हो गया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और पाया कि मेरी हथेली बर्फ की तरह ठंडी है। क्या हुआ? मैंने अपना सिर नीचे किया और उसके जुड़े हुए हाथों को देखा। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। इसके बजाय मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया है। शिया ने मंच के नीचे सुवानु की ओर देखा और अपनी भौहें उठाईं। सब ठीक है। अगर कुछ होता है तो तुम्हारी बॉस तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगी, ज़ाहिर, मैंने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। वह एक हाथ से आसमान को ढकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। तुम सिर्फ एक छोटी रेस्तरां मालकिन हो। तुम उसके खिलाफ कैसे जा सकती हो? शिया ने मेरे हाथ को थपथपाया, जबकि लापरवाही से मकई और सूअर की पसलियां चुन रही थीं। तो क्या हुआ अगर वह आसमान को ढक सकती है? हम सभी बस सड़े हुए जीवन वाले लोग हैं। नंगे पैर वाले लोग उन लोगों से नहीं डरते जो जूते पहनते हैं। शायद मैं उससे भी ज्यादा पागल हूं। शिया ने सामग्री मुझे दे दी। हमारे रेस्तरां की प्रतिष्ठा पूरी तरह से तुम पर निर्भर करती है, शेफ जियांग। मैंने मुस्कुराया। बॉस शिया को मुझ पर इतना भरोसा है? बिल्कुल। जिया शियाओ ने मुझे गंभीरता से देखा। जोंग चेन, तुम जो करना चाहते हो वो करो। निश्चित रूप से, भले ही उसने अपने प्रेमी के साथ एक ही नाम साझा किया हो, वह सिर्फ एक गरीब नकल था। मुझे परवाह नहीं थी कि सुवानु क्या सोच रही थी। आमतौर पर सूप को लगभग 2 घंटे तक उबलने की जरूरत होती थी। समय कम था। मैंने पहले सूअर की पसलियों को उबाला, जबकि शिया ने सामग्री काट दी। हम दोनों एकदम सही तालमेल में काम करते थे। हमारी हरकतें सहज और अभ्यस्त थीं, जैसे हमने अनगिनत बार पहले सहयोग किया हो। जल्द ही प्रतियोगिता स्थल विभिन्न सूपों की सुगंध से भर गया। भोजन में हमेशा लोगों को खुश महसूस कराने का तरीका होता था। जब सुवानु को परिचित सुगंध मिली तो मेरा दिल भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अप्रत्याशित रूप से थोड़ी भूख महसूस की। उसकी नजर अनजाने में मेरी ओर चली गई। उसने मुझे सावधानीपूर्वक गर्मी को समायोजित करते हुए देखा। मेरी भौहों के बीच कोमल अभिव्यक्ति मेरी यादों में मौजूद व्यक्ति से बहुत मिलती जुलती थी। समय पूरा हो गया था। जजों ने एक एक करके प्रतियोगियों के व्यंजन चखना शुरू कर दिया। जब मेरी बारी आई तो वे पहले सूप के रंग और सुगंध से हैरान थे, फिर सावधानीपूर्वक इसका स्वाद लिया। संतुष्ट मुस्कान धीरे धीरे उनके चेहरों पर फैल गई। मैंने घबराहट में परिणाम का इंतजार किया। मेरी हथेली पसीने से तर थी। आराम करो। शिया ने सुवानु की ओर देखा। तुम्हारा खाना सबको मंजूरी दिलाएगा। सभी। मकई सूअर की पसली का सूप सुवानु के सामने रखा गया था। उसने लापरवाही से एक घूंट लिया, फिर वहीं जम गई। यह वह स्वाद था जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानती थी। पिछले 3 वर्षों के लिए सुवानु को अचानक एहसास हुआ कि आज 11वां दिन था। यहां आने से पहले उसने बस दुर्व्यवहार करने वाली महिलाओं को पैसे दान किए थे। इसका मतलब था कि उसने 100 अच्छे काम पूरे कर लिए थे। मेन सिस्टम ने वादा किया था कि वह मुझे फिर से देख पाएगी। क्या यह संभव है? खोने के बाद कुछ वापस पाने की खुशी ने सुवानु को अवाक कर दिया। उसने अनाड़ी तरीके से अपने चेहरे से आंसू पोंछे और सूप का पूरा कटोरा एकाधिकार कर लिया। यह वह स्वाद था जिसे उसने 100 दिनों से अधिक समय तक दिन रात तरसा था। हर किसी ने महसूस किया कि कुछ गलत था। कुछ पल पहले सुवानु मिस्टर जोंग से नफरत करती थी, फिर भी अब वह उसके सूप के एक कटोरे से प्रभावित थी। यह पूरी तरह से बेतुका था। सुवानु ने बिना सीमा के बोली लगाने का संकेत दिया। कोई भी सूप के लिए कीमत बढ़ाए, वह अधिक ऑफर करेगी। जब मेरी बात आई तो उसने मौत में भी जाने देने से इनकार कर दिया। सौभाग्य से उपस्थित सभी लोगों ने जीवन में बहुत कुछ देखा था।
चूंकि सभी व्यंजनों का स्वाद लिया जा चुका था, इसलिए उसका व्यवहार स्कोरिंग को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने बस उसे रहने दिया। सुवानु ने गंभीरता से सबसे अधिक संभव स्कोर लिखा, जैसा कि अपेक्षित था। होस्ट ने मौके पर घोषणा की कि मैंने चैंपियनशिप जीती है। वहां खड़े होकर सुवानु ने मंच पर आदमी को एक शानदार मुस्कान के साथ देखा और उसके दिल में संतुष्टि की एक अभूतपूर्व भावना उमड़ पड़ी। उसने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया था। मैंने सुवानु को देखा, जो मेरे रास्ते को रोक रही थी और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। मिस्सू, क्या आपको कुछ चाहिए? बिल्कुल कुछ चाहिए। सुवानु मुझे बताना चाहती थी कि उसने मुझे कितना याद किया। वह कहना चाहती थी कि उसने मुझे इतनी देर तक खोजा जब तक कि वह टूट नहीं गई। वह कहना चाहती थी कि उसके पेट में घाव बहुत दर्द करता था। उसने खुद को 3 बार चाकू मारा था, फिर भी एक दिन के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की थी। वह 100 अच्छे काम पूरा करने के लिए बेताब थी। इस दुनिया में कोई भी मुझे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। शिया शियाओ ने मेरे हाथों से गोल्डन स्पैटुला ट्रॉफी ले ली। तुम बात करो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूं। अजीब बात है, उन शब्दों ने मुझे शांत कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर उमड़ रही भावनाओं को दबाने की कोशिश की। मैंने सुवानु को देखा। वे आंखें जो कभी मेरे दिल की धड़कन तेज करती थीं, अब जटिल भावनाओं से भरी थीं। अपराध बोध, लालसा और यहां तक कि हीन भावना का एक निशान भी था जिसे पहचानना कठिन था। मुझे शक था कि मैं चीजें देख रहा हूं। यह सुवानु थी। वह हीन महसूस कैसे कर सकती थी? मैं उससे सवाल करना चाहता था। मैं अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अंत में मैंने केवल धीरे से कहा, लंबे समय बाद मिले। सुवानु का शरीर थोड़ा कांप गया। उसने कल्पना की थी कि मैं उसे कोसूंगा या उससे सवाल करूंगा, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं इतनी हल्के से कहूंगा, लंबे समय बाद मिले। कभी कभी उदासीनता ठंडी हिंसा से अधिक भयानक होती थी। जोंग चेन, मैंने वास्तव में तुम्हें याद किया। वह धुंध में मेरी ओर चली। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकते हो? मुझे याद किया। मुझे अचानक समझ आया, क्या सोंग जिनियान ने फिर से खुद को मारने की कोशिश की थी और अब उसे मुझे बचाने के लिए मेरे खून की जरूरत थी, जिसका ब्लड ग्रुप मेल खाता था। वह तो शुरू से ही मैं नहीं होने वाला था। लेकिन हम तीनों के बीच के प्रेम प्रसंग के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपना जीवन क्यों गंवाना चाहिए? अगर इस नाटक को खत्म करने के लिए किसी को मरना था, तो मैं चाहूंगा कि वह मैं हूं। केवल तभी सुवानु समझ सकती थी कि सच्चा दिल टूटना कैसा होता है। मेरे जैसे आदमी के बजाय जो तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे सकता। मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है। सुवानु ने मेरी बांह पकड़ ली और कड़वाहट से गिड़गिड़ाई, जोंग चेन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन मैंने फिर भी अपना सिर हिलाया। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। क्या यह उसकी वजह से है? वह महिला जिसका नाम जिया शियाओ है, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तो इसीलिए तुम मुझे अब नहीं चाहते? ठीक है, मैं उसे अब भी गायब कर दूंगी। मेरी घृणित दृष्टि के तहत सुवानु अचानक अपने घुटनों पर गिर पड़ी। जोंग चेन, मुझे तुम्हें माफ करने के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए? बस अच्छी तरह जियो, मैंने आखिरकार बोला। जब तक तुम जीवित हो, क्या मुझे भी बेहतर जीवन नहीं मिल पाएगा? उस पल में जिया शियाओ ने धीरे से दरवाजे के फ्रेम पर दस्तक दी, यह संकेत देते हुए कि अब समय हो गया है। मैंने अपनी दृष्टि वापस ले ली और अपना हाथ हटा लिया। सुवानु, अतीत में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिया। मेरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब से मैं अपना खुद का जीवन चाहता हूं। यह कहने के बाद मैं मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। सुवानु मेरी पीठ को घूरती रही, लगातार अपनी छाती को पीट रही थी। यह बहुत दुखद था, लेकिन मैंने कभी उसकी ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस पल मुझे पता चला कि सुवानु ने एक बार मेनस सिस्टम के साथ समझौता किया था, मैंने पहले ही कभी पीछे न मुड़ने का फैसला कर लिया था। सुवानु ठंडे खाली विला में लौट आई। मेरी आईडी और फोन अभी भी कॉफी टेबल पर पड़े थे। वह फोन जिसे उसने कभी छूने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन इस बार उसने स्पष्ट रूप से समझा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। क्या तुमने रूडू को इतना आकर्षक कभी देखा है? वह मुझे बहुत पसंद करती है। क्या यह इसीलिए है कि तुम उसे संतुष्ट नहीं कर सकते? जोंग चेन, तुम वास्तव में दयनीय हो। रूडू पहले से ही मेरे बच्चे के साथ गर्भवती है। तुम अभी भी जाने से क्यों इनकार कर रहे हो? वे असहनीय तस्वीरें सुवानु की आंखों में दर्द से चुभ गईं। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि जब मैंने वे संदेश देखे तो मेरा दिल कितना टूट गया होगा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरी मौत के बाद भी
सोंग जिनयान हर दिन शाप संदेश भेजता रहा। अच्छा छुटकारा, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी पुनर्जन्म नहीं लोगे, अब जब तुम मर चुके हो। रुरु आखिरकार सिर्फ मेरी है। ऐसे अनगिनत संदेश थे। सुवानु समझ नहीं पा रही थी कि कोई दूसरे व्यक्ति के प्रति इतना आधारहीन नफरत कैसे रख सकता है। स्पष्ट रूप से, सोंग जिनयान, तुम तीसरे पक्ष थे जिसने किसी और के रिश्ते को नष्ट कर दिया। तुम्हें जोंग चेन से नफरत करने का क्या अधिकार था? लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुवानु टब में लेट गई, 18B ब्रेसलेट को अपने दिल के ऊपर रखा। फिर उसने ठंडे हाथों से अपनी कलाई काट ली, चुपचाप अपने दिल में मेन सिस्टम को पुकारते हुए। मुझे जोंग चेन के साथ बंधन चाहिए था। मेन सिस्टम फिर से प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वह उनके बीच कुछ महसूस कर सकती थी। अंधेरे में टूट गया। उसका शरीर का तापमान खून के साथ फीका पड़ गया। सुवानु ठंड से बुरी तरह कांप गई। तो जोंग चेन के मरने से पहले यह कितना दर्दनाक था। रुरु। सुवानु ने धुंधली आंखें खोलीं। सोंग जिनयान ने उसकी कलाई के चारों ओर पट्टियां बांध दी थीं। तुम वापस क्यों आए? सुवानु भ्रमित दिख रही थी। उसने स्पष्ट रूप से सोंग जिनयान को विदेश भेज दिया था। रुरु, तुम यह नहीं जानती, लेकिन जियांग सैन ने तुम्हें धोखा दिया। उसने मुझे विदेशों में एक भूमिगत फाइटिंग एरिना में भेज दिया। मुझे गुलामों और जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया। मैं बमुश्किल एक दयालु व्यक्ति से मिलने और भागने में कामयाब रहा। रुरु, मैं लगभग तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाया। सुवानु ने एक धीमी आह भरी। उसका हाथ धीरे से सोंग जिनयान के गाल पर सहलाया। उसने धीरे से बुदबुदाया, मैं कैसे नहीं जान सकती? मैं वह हूं जिसने जियांग सैन को तुम्हें वहां भेजने के लिए कहा था। जब तक सोंग जिनयान को एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खंजर उसके गले से पहले ही गुजर चुका था। उसके मुंह से एकदम घुटने वाली आवाज निकली। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। खून जल्दी से उसकी छाती पर कपड़ों के माध्यम से भीग गया। उस पल में सुवानु की दृष्टि असामान्य रूप से ठंडी और अलग हो गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ हटा लिया, खंजर को खून से टपकने दिया। क्रूर होने के लिए मुझे दोष मत दो। जोंग चेन का तुम पर यही बकाया है। उसकी आवाज धीमी और निराशाजनक थी। हम सभी उस पर बकाया थे। सोंग जिनयान के हाथ में 18B ब्रेसलेट फर्श पर बिखर गया। वह चीज थी जिसे उसने फाइटिंग एरिना में अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था, लेकिन अब उसके पास उसे उठाने की ताकत नहीं बची थी। सोंग जिनयान की आंखों में रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंत में वह अभी भी विश्वास नहीं कर सका कि जिस महिला से वह इतना गहरा प्यार करता था, उसने वास्तव में उसके प्रति इतनी तीव्र नफरत रखी थी। जोंग चेन पहले ही मर चुका था। वह अभी भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? स्पष्ट रूप से उसने भी उसे प्यार किया था। मौत में भी सोंग जिनयान की आंखें खुली रहीं। सुवानु ने गैस वॉल्व वापस चालू कर दिया और जियांग सैन का नंबर डायल किया। सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। जब जियांग घर में घुसा तो उसे तीखी गंध आई। क्लिक। सुवानु ने लाइटर जलाया। एक जोर की धमाके के साथ पूरा विला तुरंत भीषण आग में समा गया। आग की रोशनी ने सुवानु के दृढ़ लेकिन खोखले चेहरे को रोशन किया। वह चुपचाप खड़ी रही, जलती हुई गर्मी को अपने ऊपर धोने दिया, जैसे कि अतीत की सभी नाराजगी, प्यार और नफरत सब आग में जलकर राख हो जाएंगे। अराजकता और शोर के बीच सुवानु की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई। उसके विचार उस समय वापस चले गए जब वह पहली बार मुझसे मिली थी। हंसी और आंसुओं से भरे हुए दिन, जहां प्यार और नफरत आपस में जुड़े हुए थे, अब सब राख में बदल गए थे। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया है। सुवानु की मौत की खबर छिपी नहीं रह सकी। अगले ही दिन यह मुख्य समाचार बन गया। वह विला जहां मैं 3 साल तक रहा था, वह पहले ही राख में बदल चुका था। मैं लंबे समय तक ऑनलाइन तस्वीरों को घूरता रहा, ठीक होने में असमर्थ। शिया ने मुझे बियर की एक बोतल दी। जब कोई मरता है तो यह एक दीपक के बुझने जैसा होता है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं बस थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूं, बस इतना ही। मुझे ठंडा खून वाला कहो, अगर तुम चाहो, या कहो कि मैं दिलहीन हूं, लेकिन इस खबर को देखकर मुझे वास्तव में इतना दुख नहीं हो रहा है। जिया शियाओ ने मेरे विचारों के माध्यम से देखा। वह हल्के से मुस्कुराई। यह वास्तव में एक अच्छी बात है। पिछली शेफ किंग प्रतियोगिता पूर्ण सफलता में समाप्त हो गई थी। पहले स्थान के विजेता के रूप में मुझे फ्रांस में अध्ययन करने का अवसर मिला। आखिरकार मूल होस्ट की इच्छा एक विश्व स्तरीय शेफ बनने की थी। स्वाभाविक रूप से
मैं केवल चीनी व्यंजनों से संतुष्ट नहीं हो सकता था, शेफ चेन हालांकि अनिच्छुक लग रहे थे। बच्चे, क्या तुम्हें वास्तव में विदेश जाना है? विदेशी खाना हमारे पूर्वजों द्वारा पारित किए गए व्यंजनों की तुलना कैसे कर सकता है? जिया शियाओ अभी भी हमेशा की तरह आराम से दिख रही थी। ओल्ड चेन, मिशेलिन मास्टर्स के तहत अध्ययन करने में सक्षम होना एक अच्छी बात है। शेफ चेन परेशान लग रहे थे, लेकिन पिछली बार से विज्ञापन प्रभाव अद्भुत था। हमारा रेस्तरां आखिरकार सुधार करने लगा था और अब वह बस इस तरह जा रहा था। चेन शांग, शिया शियाओ ने उसे एक बार बुलाया। शेफ चेन तुरंत भेड़ जैसा व्यवहार करते हुए बोलना बंद कर दिया। यहां तक कि मैं भी कुछ हद तक संघर्ष कर रहा था। जिया शियाओ और शेफ चेन ने मुझे तब लिया था जब मैं अपने सबसे निचले स्तर पर था। अब जब मैं प्रसिद्ध हो गया था तो तुरंत छोड़ना बहुत ही कृतघ्न लगा। मैं रेस्तरां के स्थिर होने तक इंतजार करना चाहता था, लेकिन अवसर लोगों का इंतजार नहीं करते। जिया शियाओ मेरी चिंताओं को समझती हुई लगी। उसने विमान का टिकट मेरे सामने टेबल पर रख दिया। 1 सप्ताह बाद फ्रांस के लिए टिकट पहले ही तुम्हारे लिए खरीदा जा चुका है। जो चीजें तुम करना चाहते हो, दूसरों को समायोजित करने के लिए कभी खुद में देरी न करें। मैं अचानक ऊपर देखा। मेरी आंखें पहले ही लाल हो गई थीं। शिया, मेरा गला कस गया और मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है। मैं जानता था कि एक बार जब मैं चला गया तो ये 2 या 3 साल हो सकते हैं। जब तक मैं वापस आऊंगा शायद किसी को मेरी याद भी नहीं रहेगी। मुझे आखिरकार यहां एक घर की गर्मी मिल गई थी। शिया ने धीरे से मेरे कंधे को थपथपाया। तुम एक बड़े आदमी हो, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम 1 सप्ताह में नहीं जा रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम कभी एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। जब तुम फ्रांस से वापस आओगे तो एक रेस्तरां तुम्हारी प्रसिद्धि से भी लाभ उठा सकता है। शेफ चेन ने किनारे से सुना। उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। यह सही है। बच्चे, अपने सपने का पीछा करो। जब तुम विश्व स्तरीय शेफ बन जाओ तो हमें पुराने दोस्तों को मत भूलना। यह मेरा पहली बार था जब मैं इस तरह की चीज का सामना कर रहा था। मेरी आंखें लाल और बेबस थीं। मैं मुड़ा और वॉशरूम में भाग गया। ये नटखट! मेरा दिल पूरी तरह से अराजक महसूस कर रहा था। जाने के बारे में सोचने मात्र से ही मुझे अस्पष्ट रूप से दुख और अनिच्छा महसूस हुई। वह भावना थोड़ी परिचित महसूस हुई, ठीक वैसे ही जैसे जब मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया था और सुवानु को छोड़ने वाला था। मैंने अपने जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा। मुझे लगता है मुझे जिया शियाओ से प्यार हो गया है। उस दिन के बाद मैं विचलित हो गया, चाहे मैं कुछ भी करूं। जब भी ग्राहक नहीं होते, मैं अक्सर शिया शियाओ की पीठ को खाली नजरों से देखता था। मुझे इस मिशन को लेने का पछतावा होने लगा। अगर मुझे मूल होस्ट की इच्छा पूरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर मैं ये जोंगचेन नहीं बनता तो शायद मैं कभी जिया शियाओ से भी नहीं मिला होता। पलक झपकते ही समय बीत गया। जल्द ही वह दिन आ गया जब मैं देश छोड़ रहा था। जोंगचेन, जाओ, ओल्ड चेन और मैं तुम्हें विदा नहीं करेंगे। मैंने अपना सूटकेस ले लिया और एक बार फिर परिचित रेस्तरां को देखा। मुझे यह मजबूत एहसास हुआ कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अचानक अपनी इंद्रियों में वापस आ गया और शिया को गले लगाने का साहस जुटाया। शिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। शिया ने मेरी पीठ थपथपाई। कुछ कहने ही वाली थी, केवल यह देखकर कि मैं पहले ही लाल आंखों के साथ बहुत दूर भाग चुका हूं। शेफ चेन ने मेरी पीछे हटती आकृति को कुछ अनिच्छा के साथ देखा। बॉस शिया, क्या तुम वास्तव में उस बच्चे को जाने देने का सामना कर सकती हो? एक बार जब वह चला जाएगा तो यह 2 या 3 साल होंगे। वे विदेशी लड़कियां एक के बाद एक सुंदर हैं। जब तक वह वापस आता है, वह शायद तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल चुका होगा। शिया शियाओ मुस्कुराई। कुछ पक्षी अंत में बहुत ऊंचा उड़ने के लिए किस्मत में होते हैं, क्योंकि उनके पंख तेज और शानदार पैदा होते हैं। शेफ चेन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं तुम जैसी संस्कृत लोगों से नफरत करता हूं। तुम हमेशा ऐसी चीजें कहती हो जो मैं समझ नहीं सकता। मेरी आकृति को नजरों से गायब होते देखने के बाद जिया शियाओ ने शेफ चेन के कंधे पर थपथपाया। रेस्तरां अब से तुम्हारे हाथों में होगा। शेफ चेन यह सुनकर जम गया। बॉस शियावांग एक पक्षी है जो स्वतंत्रता के लिए तरसता है। जिया शियाओ ने काउंटर के पीछे से एक सूटकेस निकाला और शेफ चेन के सामने एक और विमान का टिकट लहराया। अब मैं अपने छोटे पक्षी का पीछा करने जा रही हूं। जिया शियाओ पहले ही कल्पना कर सकती थी कि मेरा चेहरा कितना अद्भुत होगा। जब मैंने उसे मेरे बगल वाली सीट पर बैठा देखा तो अभी भी आगे एक लंबा जीवन बाकी था। जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वह स्वाभाविक रूप से आपके भविष्य में दिखाई देगा।